So, hello, and today we are going to start with the new topic, and that is the very basic topic of statistics. The पहला चैप्टर बोलो आप statistics का, जो है statistical description of data. It's really amazing to tell you one thing that कि बिना statistics के, बिना इस शब्द के अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अधूरी रहती, बहुत सारी चीज़ें इनकम्प्लीट रहती और अपने पास में आज भी इतना डेवलपमेंट नहीं होता जितना अभी हुआ है. एंड वो हुआ इसलिए है जस्ट बिकॉज वी हैड सम डेटाज अवेलेबल विथ अस. एक कलेक्शन डेटा का एक सिस्टमैटिक मैनर में, एक पॉसिबल तरीके में, जिसके थ्रू अपन ने कुछ एनालाइजिंग किया, जिसके थ्रू अपन ने कुछ कंक्लूजन निकाले, जिसके थ्रू अपन ने कुछ डिसीजंस लिए. और ये जो कलेक्शन ऑफ डेटा है, इस शब्द को बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स. तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी अगर आईपीएल टीम है और आपको अगर सबसे बेस्ट प्लेयर सिलेक्ट करना है आपकी टीम में, तो आप किसको सिलेक्ट करोगे? नाम के ऊपर नहीं जाना है, नाम के ऊपर जाएंगे तो विराट कोहली, एमएस धोनी, एबी डिविलियर्स, ये बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं. नाम के ऊपर नहीं जाके तुम किसके ऊपर जाओगे? तुम जाओगे डेटा के ऊपर. तुम उस प्लेयर का डेटा देखोगे, तुम उस प्लेयर की बैटिंग एवरेज देखोगे, तुम उस प्लेयर का T20 है तो उसका स्ट्राइक रेट ज्यादा मैटर करेगा, तुम वो प्लेयर कंसिस्टेंट है कि नहीं वो देखोगे, वो प्लेयर टीम प्लेयर है कि नहीं तुम वो देखोगे. ये सब चीज कहां से पता चलता है? ये सब चीज पता चलता है डेटा से. ये सब चीज पता होती है अपने को डेटा की वजह से. उस डेटा के वजह से, उस फैक्ट्स के वजह से आप कर पाते हो सिलेक्शन, आप कर पाते हो डिसीजन, ले पाते हो आप एक डिसीजन, और आप एक फॉर्म कर पाते हो. आपके पास एक टीम जिसमें ऑलमोस्ट बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जो आपको चाहिए आपके हिसाब से, बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा के बिना नहीं होता था. एक और एग्जांपल मैं अगर आपको दे दूं तो वो ये है कि अगर आप कभी मोबाइल खरीदने जाओ तो आप पुराना डेटा देखते हो उस मोबाइल कंपनी का कि भाई वो कंपनी अच्छी चल रही है कि नहीं. ये अगर उसका फोन है तो आप रिव्यू चेक करते हो बहुत सारे अलग अलग लोगों का. वो रिव्यू में क्या देते कि भाई कैसा उसका सॉफ्टवेयर है, कैसा उसका हार्डवेयर है, जो भी रहेगा, है ना, कैमरा, उसका वॉल्यूम, उसका स्पीकर, अलग अलग रिव्यू देता है हर कोई. और उसके बेसिस पे आपका डिसीजन लेते हो. क्या कर रहे हो आप डेटा जमा कर रहे हो अलग अलग लोगों के पास का, ताकि आप एक डिसीजन ले सको. ये सब जो चीजें हैं, डेटा इज नथिंग बट स्टैटिस्टिक्स. बहुत बेसिक सी बात है. अगर आप पॉपुलेशन की बात करो तो इट इज अगेन अ डेटा, जो अगेन स्टैटिस्टिक्स में आता है. स्टैटिस्टिक्स में क्यों फॉल कर रहा है वो? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस which uses the data and helps you make some decision, helps you create some conclusion, make some conclusion, or decide something based on the previous data. और ये डेटा के ऊपर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना, इन डेटा को लेके अपन ने कुछ उसके ऊपर निकाल लेना. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में क्रिकेट टीम का मेरा विराट कोहली का बैटिंग एवरेज पिछले 5 मैच का, ओडीआई का पिछले 5 मैच का बैटिंग एवरेज था उसका 55, 60, 80, 90, 100. सो उसका बैटिंग एवरेज कितना था? सो मैंने देखा भाई बैटिंग एवरेज उसका 55, 60, 80, 90, 100. ये उसने बाकायदा ऐसे रन बनाए. 5 वनडे सीरीज था और उसने ऐसे स्कोर्स बनाए. सो आप क्या बोलोगे उसका एवरेज कितना था ये पूरे मैच में, मतलब पूरा मैच मिला के, पूरा सीरीज मिला के उसका एवरेज कितना था? सो वेरी फर्स्ट थिंग यू विल डू इज, आप, मेरा कैलकुलेटर मेरे पास में नहीं है. एनीवेज, आप क्या करोगे? 55 प्लस 60, देन यू विल डू प्लस 80 प्लस 90 प्लस 1110, यू विल गेट 395. लेकिन 395 तो टोटल्स करोगे आप पूरे 5 मैच में. मेरे को एवरेज चाहिए. एवरेज कितना है? एवरेज क्या था उसका? डिवाइडेड बाय 5. ये आ गया 79. एग्जैक्टली 79 आ गया. और ये 79 क्या है? ये 79 इज नथिंग बट द एवरेज. ये पूरे 5 मैच का मिला के. ये एवरेज किस बेसिस पे निकाला आपने? ये एवरेज निकाला आपने पिछले 5 मैच के बेसिस पे. और अब आने वाली 5 मैच है, समझो ये मैच सीरीज हुई, ये सीरीज हुई ऑस्ट्रेलिया के साथ में, ये सीरीज हुई ऑस्ट्रेलिया के साथ में. अब आने वाली सीरीज है इंग्लैंड के साथ में. अब इसमें बताओ विराट कोहली क्या परफॉर्मेंस करेगा? पिछले डेटा के हिसाब से
ऑन एन एवरेज वो हर मैच में 79 79 79 79 79 खेलेगा रे भाई, या 79 के ऊपर खेलेगा या 79 के नीचे खेलेगा, पर ऑन एन एवरेज अपने को पता है कि उसका 79 का तो स्कोरिंग है ही है ना। तो तुमने ये इस पे से अनुमान लगाया कि भाई विराट कोहली इज फिट। फिर शिखर धवन आया, शिखर धवन का ओपनिंग चला पहले मैच में 40, इंग्लैंड के साथ में का नहीं, ऑस्ट्रेलिया के साथ में का, चलो देखते हैं 40, ये विराट कोहली का था, ये शिखर धवन का देखते हैं 40 60 75 95 एंड लेट्स टेक 110। ओके, सो अब तुम क्या बोलोगे कि भाई शिखर धवन का एवरेज कितना हो गया? सो ये हो गया 100 210 ये 300 405 और ये 480। क्या बात कर रहे हैं, विराट कोहली से ज्यादा बार दिया इसने। 1 2 3 4 5, अरे सॉरी 200 100 200 300, हाँ ये 380 थे, मैंने 480 कर दिया। ओके हाँ, ये तो मैंने बोला 380 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा भाई इसका एवरेज? 76। शिखर धवन का एवरेज था 76। अब शिखर धवन ने ये मैच में मारे 40, अगले मैच में मारे 78, फिर मारे 85, फिर मार दिए 0, फिर मार दिए 10। होता है बहुत सी बार, वो पोपट भी करता है, पर खेलता भी अच्छा है वो ओडीआई में। इज वन ऑफ द बेस्ट ओपनर है। ओपनर विराट कोहली और शिखर धवन, रोहित शर्मा आर कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन इन ओडीआई क्रिकेट, ओपनिंग पैर भी बोल सकते हैं। सो एनीवेज, सो ये उसका हो गया। बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा आपने यहाँ पे अनुमान लगाया कि वो इंग्लैंड के साथ मैच खेलने के लिए काफी एलिजिबल है, क्योंकि उसका ओपनिंग इतना अच्छा है और उसने पहले 3 मैच में खेला भी उतना खेला भी उसने पहले 3 मैच में, आखिरी के 2 मैच जाने दो। बट द पॉइंट इज दैट व्हाट यू डिड वाज तुमने पिछले डेटा के बेसिस पे अभी कुछ कंक्लूजन निकाला एंड आपने उस डेटा के ऊपर कुछ मैनिपुलेशन किया। आपने वो डेटा लिया और उसका सम करके उसको डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ मैचेस से। सो आपको क्या मिला? आपको मिल गया एवरेज। उसी हिसाब से अगर आप देखते, आपके पास एक और मेथड थी। अभी आपके पास में 100 मैचेस का रिकॉर्ड है, विराट कोहली के 100 मैचेस का रिकॉर्ड है, 50 55 60 61 8 60 23 25 50 55 50 60 60 78 100 120 105 101 एंड सो ऑन। अब आप बताओ इसका एवरेज कितना है? ऐसे समय पे मैं क्या करता हूं, बहुत सारा हो रहा है ना, तो मैंने क्या सोचा कि सबसे ज्यादा कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है वो देखते हैं। तो सबसे ज्यादा नंबर रिपीट होने वाला है पहला 60, यहां पे आ रहा है मेरे को एक ध्यान में, ये आ रहा है 60 2 3 4 60 4 बार रिपीट हो रहा है। 50 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहां पर है? 60 के ऊपर है। सो माइट बी पॉसिबिलिटी कि ये जो आगे डॉट डॉट है उसमें 60 कहीं और 3-4 बार होंगे। ये तो अभी मैंने लाइन से लिख दिया, जस्ट 100 मैच का डेटा देख रहे हैं ना, तो अपन देख रहे हैं कि 60 कितने बार मार रहा है। सो जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली मारता है वो, सो अपन उसको बोलते हैं उसका मोस्ट फ्रिक्वेंटली स्कोरिंग एरिया है, मतलब एरिया नहीं, एवरेज है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली उतना मार रहा है तो उसका एवरेज उतना है। ये किसके बेसिस पे बोला? ये अपन ने बोला फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। फ्रीक्वेंसी क्या है भाई? ये फ्रीक्वेंसी शब्द क्या बताता है? फ्रीक्वेंसी से शब्द ये बताता है कि कोई चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, और जो चीज जितने बार रिपीट होती है, अगर वो चीज अपन देखे, सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाली चीज वो होती है फ्रीक्वेंसी। कोई चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, जैसे 60 कितनी बार रिपीट हो रही है और वो अगर मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही है, देन दैट इज फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को ही यहाँ पे नाम दिया गया है मोड। अगर आप मोड निकाल लो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज कितने बार हो रही है, मतलब वो बंदा उतना स्कोर सबसे ज्यादा बार कर रहा है, और इसका मतलब उसका एवरेज, ऑन एन एवरेज अगर मैं बोलूं मोड के बेसिस पे, तो वो है 60 मोड के बेसिस पे। ठीक है ना? वही अगर तुम देखोगे एवरेज नॉर्मल, तो तुमको सम लेके करना पड़ेगा, तो माइट भी ज्यादा आएगा या माइट भी कम आएगा, माइट भी ज्यादा आएगा माइट भी कम आएगा, लेकिन मोड के बेसिस पे तो 60 ही तुम्हारा एवरेज आएगा। क्यों? क्योंकि अपन ने मोड के बेसिस पे गए। मोड यानी वो चीज जिसमें फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होगी वो उसका एवरेज। करते कोई लोग करते, मोड का भी यूज करते, पर अभी वो इतना यूज नहीं होता, क्योंकि दैट इज नॉट एक्यूरेट। क्योंकि कहीं चल के पता चलता है आगे चल के कि भले वो 60 स्कोर नहीं कर रहा है, वो 50 45 66 ऐसे ही कुछ स्कोर कर रहा है, लेकिन उसका एवरेज एज पर
एज पर मोड उसका एवरेज 60 था, लेकिन अपार्ट फ्रॉम मोड जो अपना नॉर्मल एवरेज वाला मेथड है उससे उसका उसको एवरेज ज्यादा आ रहा था, और वो जो मेथड था जिससे एवरेज निकाला था उसको बोलते हैं अपन मीन। मीन निकालना इज नथिंग बट एवरेज निकालना है ना। एक मीन वैल्यू, एक मिडिल वैल्यू निकाल दो, खत्म करो बात को, कंसिडर करो फिर वो वैल्यू उसने हर मैच में उतना स्कोर किया है, ऐसा। मोड क्या होता है? मोड एक ऐसी चीज है जो कि रिपीट होती है खुद से। ये सब चीजें जो कर रहे हैं अपन, ये सब चीजें जो कर रहे हैं, इसके साथ साथ में एक आता है मीडियन भी। ये सब स्कूल में भी पढ़ा है तुमने, मेरे को इतना डिटेल में नहीं बताने का, मेरे को बस इतना बताने का कि स्टैटिस्टिक्स है क्या। ये स्टैटिस्टिक्स है मैथ्स का एक ऐसा ब्रांच जो डेटा के ऊपर काम करता है। मैथ्स में तुम देखते हो जनरली x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग रहता है, तुम x और y फाइंड आउट करते हो। मैथ्स में तुमने देखा है कि डेरिवेट कर दो y को विथ रिस्पेक्ट टू x, जब y मेरा x स्क्वायर रहेगा तो क्या होगा। तुमने देखा है इसको इंटीग्रेशन करते हो, तुमने ऐसी बहुत सारी चीजें देखी है मैथ्स में। पर जब चीज तुम्हारी यहां पे आ जाती है डेटा के ऊपर, कलेक्शन ऑफ डेटा को कलेक्ट करके रखो और उसके ऊपर फिर तुम बताओ कि भाई ऑन एन एवरेज लोग क्या कर रहे हैं, भाई मोड क्या है, कौन सी चीज कितनी बार की जा रही है, फिर बाद में मीडियन क्या है, या फिर बाद में अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई और बहुत सारी चीजें रहती है इसके अंदर। पहले क्वार्टाइल में क्या हो रहा है, दूसरे क्वार्टाइल में क्या हो रहा है, कितना परसेंटाइल है, कितना डेसाइल है, ये सब चीजें जो आती है, ये सब टर्मिनोलॉजीज है स्टैटिस्टिक्स की जो अपने को डे टू डे लाइफ में काम आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना क्रिकेट का, अभी अगर तुम टीम सिलेक्शन कर रहे हो, तुम्हारे पास में विराट कोहली है, एबी डिविलियर्स है, क्रिस गेल है, केएल राहुल है, शिखर धवन है, रोहित शर्मा है, एमएस धोनी है, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं। पर तुमको एक बात पक्का पता है कि भाई केएल राहुल फॉर्म में नहीं चल रहा है फिलहाल के लिए, कंसिडर करो गेल फॉर्म में नहीं चल रहा है, इवन विराट कोहली भी फॉर्म में नहीं चल रहा है। हो गई घटना, हो गई ऐसे, विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म नहीं जाता है बट हो गया ऐसा। तो तुम आईपीएल में भले विराट कोहली को एज अ कैप्टन ले लोगे, पर क्या एबी डिविलियर्स जाने दो, केएल राहुल और क्रिस गेल को लोगे तुम? नहीं, चांसेस बहुत कम है, अनलेस अनटिल वो तुम्हारा बहुत ही फेवरेट प्लेयर है। तो क्या करेंगे लेके इतना पैसा उसमें इन्वेस्ट करके, जबकि वो खेल ही नहीं रहा है? और वो कैसे पता चला? बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा। सो दैट इज नथिंग बट स्टैटिस्टिक्स। और उसके ऊपर जब कुछ अपन ऑपरेट करके कुछ अपन एक आंसर निकालने की कोशिश करते उस डेटा के ऊपर, सो वहां पे अपन कोई ना कोई फॉर्मूला लगाते, कुछ ना कुछ मेथड्स यूज करते, वो मेथड स्टैटिस्टिक्स में फॉल करती। और स्टैटिस्टिक्स ये सब रीजन में ज्यादा काम आता है, जैसे फाइनेंस के रीजन में बोलो, जहाँ पे स्टॉक मार्केट वगैरह होता है वहां पे काम में आता है। फिर बाद में पॉपुलेशन काउंट वो सब वहां पे भी ये स्टैटिस्टिक्स का ज्यादा काम आता है अकॉर्डिंग टू एज पर मैथ्स को कंसर्न में रखेंगे तो अपना स्टैटिस्टिक्स इज मोर यूज्ड इन दैट एरिया। सो दिस आर द रीजन्स जहां पे आपका स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल होता है एक अलग स्केल पे। और वो इसलिए होता है क्योंकि पास्ट डेटा की वजह से, कुछ डेटा के ऊपर मैनिपुलेशन बोलो या कुछ डेटा के बेस पे कुछ कंक्लूजन निकालना, ये मैथ्स की स्टडी जो होती है स्टैटिस्टिक्स। देयर आर नंबर ऑफ डेफिनेशंस गिवन बाय मेनी मैथमेटिशियंस और यू कैन से स्टैटिस्टिशियंस। दे आर मोस्टली कॉल्ड एज स्टैटिस्टिशियन। ये एक ब्रांच है जिसमें लोग पोस्ट ग्रेजुएट भी करते हैं, मास्टर्स भी करते हैं स्टैटिस्टिक्स। एक मैथ्स का ब्रांच होता है, एमएससी इन मैथ्स जिसको बोलते हैं, और एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स भी होता है। पीपल स्टडी मोर इन डिटेल अबाउट स्टैटिस्टिक्स सो दैट दे कैन वर्क एज अ डेटा एनालिस्ट भी लगते हैं। जब तुम डेटा एनालिस्ट लगते हो बड़े बड़े एमएनसीज में, मल्टीनेशनल कंपनी में, जो कंपनीज के डेटा को एनालाइज करके डिसीजन मेकिंग में मदद कर सके। और वहां पे क्या यूज करते हो लोग सब लोग, तो यही चीजें जो तुम्हारे भी स्टैटिस्टिक्स के कोर्स में तुम देखोगे धीरे धीरे तुम्हारी बहुत बेसिक लेवल पे है, जस्ट सो यू नो एंट्रेंस एग्जाम फाउंडेशन के बेसिस पे है, बट रियल वर्ल्ड में भी यही सब चीजों के एडवांस एप्लीकेशंस भी आ जाते हैं। सो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स एक वो फील्ड है मैथ्स की जहां पे एप्लीकेशंस जब आने लग जाते हैं, मैथ्स जब लिविंग डे टू डे लाइफ एप्लीकेशंस बोलो या बहुत अप्लाइड कॉन्सेप्ट जब अप्लाई करने लग जा रहे हैं, अपन अप्लाइड फील्ड में घुस जा रहे हैं। अप्लाइड फील्ड यानी कि अपन एक ऐसी जगह पे जहां पे अपन ने जो पढ़ी है चीज या जो अपनी घट रही है अपने सामने, उसके ऊपर मैथ्स लगाना, उसके ऊपर कुछ मैथ्स लगाना, दैट इज नथिंग बट अप्लाइड मैथमेटिक्स। और अप्लाइड मैथमेटिक्स ये ब्रांच एक है मैथ्स में, बट बेस्ड ऑन द डेटा उसको बोला जाएगा। फिर डेटा के ऊपर अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो आ गया आपका स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स व्हेन यूज्ड इन सिंगुलर रेफरेंस उसको अप्लाइड मैथमेटिक्स भी बोला जाता है। सिंगुलर रेफरेंस में, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल दो अलग अलग चीजें होती है।
क्योंकि सिंगुलर यानी क्या हो गया, एक ही पर्टिकुलर कोई चीज के ऊपर अगर अपन स्टैटिस्टिक्स कुछ कर रहे हैं, अपन एक ही पर्टिकुलर डेटा के ऊपर कर रहे हैं तो वो मैथ्स हो गया। लेकिन अगर बहुत सारे डेटा के ऊपर कर रहे हैं तो फिर वो स्टैटिस्टिक्स हो गया, क्योंकि बहुत सारा डेटा गया दैट कम्स इनटू प्लूरल एंड नॉट इन द सिंगुलर। सो सिंगुलर सेंस में अगर कभी बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स तो इट इज इक्विवेलेंट टू अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स यानी क्या, जो फिजिक्स या केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस ये फील्ड में अप्लाई होता है। एंड प्लूरल सेंस यानी कि ये जैसा डेटा आ गया आपके पास में पूरा, ओके पेंसिल का इतना काम नहीं, ये पूरा डेटा आ गया अपने पास में और इसके ऊपर ये प्लूरल सेंस हो गया अभी, क्योंकि देयर आर मेनी नंबर ऑफ डेटास अवेलेबल विद अस एंड देन आई कैन यूज द मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन सच सो मेनी डेटा एंड आई कैन फॉर्मुलेट समथिंग, सम डिसीजन, सम कंक्लूजन्स। सो ये हो गया अपना स्टैटिस्टिक्स। और बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स के डेफिनेशंस दे रखे, जैसे मैं बोल रहा था तुमको, स्टैटिस्टिशियंस ने आई कैन नॉट सी वन, या वेबस्टर ने एक डेफिनेशन दे रखी है, सुनिएगा वेबस्टर ने क्या डेफिनेशन दी है। स्टैटिस्टिक्स आर द क्लासिफाइड फैक्ट्स रिप्रेजेंटिंग द कंडीशन ऑफ द पीपल इन ए स्टेट, स्पेशली दोज फैक्ट्स विच कैन बी stated in number or in a table of numbers or in any tabular or classified arrangement. सो ये डेफिनेशन थी वेबस्टर के नाम से, वेबस्टर ने दी हुई, काफी लेंथी थी, मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में अगर बता दूं तो वेबस्टर ने ये कहा था कि कोई भी क्लासिफाइड फैक्ट को अगर अपन रिप्रेजेंट कर दे कोई टेबुलर वे में या नंबर्स को टेबल्स में अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके एक क्लासिफाइड अरेंजमेंट के थ्रू भी, ऐसा बोल सकते हैं, वो होता है स्टैटिस्टिक्स। और ये जो है डेफिनेशन, ये भी क्लासिक डेफिनेशन है, टोल्ड बाय या गिवन बाय ये प्रोनाउंस बहुत ही फनी होता है अपने इंडिया में, बाउली। उन्होंने दिया है ये, स्टैटिस्टिक्स में भी कॉल्ड द साइंस ऑफ काउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स में भी कॉल्ड द साइंस ऑफ काउंटिंग बाय हिम। आई विल नॉट say his name, you can if you want. Statistics may be called the science of counting and it is what we are doing over here. You can see that अपन counting ही कर रहे हैं यहाँ पे and we are arranging and we are trying to find out कि क्या एवरेज है and क्या हो सकता है अपने पास में, क्या अवेलेबल डेटा है उसके बेसिस पे मैं क्या कर सकता हूँ। सो दैट इज व्हाट स्टैटिस्टिक्स इज। वेरी बेसिक टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो स्टैटिस्टिक्स इज दैट फील्ड ऑफ मैथ्स जहाँ पे आपके बेसिक डेटा के ऊपर कुछ मैनिपुलेशंस करना और उसके थ्रू कुछ कंक्लूजन निकालना इज नथिंग बट स्टैटिस्टिक्स। सो नाउ द थिंग इज दैट कि सीए फाउंडेशन के इसमें स्टैटिस्टिक्स एक पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है ये। सो आपको क्वेश्चंस भी, आपके एमसीक्यू भी पूरे थ्योरेटिकली आएंगे, बट ऑब्वियसली ये चैप्टर को लेके और आती है क्वेश्चंस। सो डू नॉट टेक दिस चैप्टर एज हल्के में। बहुत से स्टूडेंट्स लेते भी है, एग्जाम के टाइम पे पढ़ लेंगे ना तो ठीक है ना, पढ़ लेंगे ना, तो कैसे पढ़ना है मैं बता रहा हूँ मैं आपको कैसे पढ़ना है। सो अभी तक की तो वीडियो देख लिया, ठीक है, मैं सॉरी पहले बोलना भूल गया एक्चुअली। आपका टास्क ये है, वीडियो देखिएगा तब जब आपका मॉड्यूल, ये चैप्टर का मॉड्यूल में से पूरा पढ़ के हो गया होगा। ये चैप्टर का स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा अगर आपका मॉड्यूल पढ़ के हो गया है पूरा, तब आप एलिजिबल हो गए देखने के लिए वीडियो को, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसको मैं वर्ड टू वर्ड रीड करके समझाने की कोशिश नहीं करा सकता, क्योंकि दैट इज रियली यूजलेस, टाइम कंज्यूमिंग एंड बोरिंग आपके लिए भी मेरे लिए भी। और वो क्या 5-6 घंटे का सेशन चले जाएगा वो अकेला, जिसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, सिर्फ बस रीड करना और दैट्स इट। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होने की वजह से स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड कि क्या पढ़े, क्या याद रखे, क्या याद नहीं रखे। तो तुम उसकी चिंता मत करो, उसकी चिंता मैंने कर ली है और मैंने वो तुम्हारे लिए अच्छे से बना के रखा है कि तुमने क्या याद रखना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा तो नहीं बोलूंगा मैं, इंपॉर्टेंट सभी होता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, कैसा होता है, एग्जाम के थ्रू अगर सोचना है तो क्या इंपॉर्टेंट है वो मैंने अच्छे से ऐसे ट्री डायग्राम के फॉर्म में बोलो, या शॉर्ट कैसे बोलते हैं उसको, एक मैप बना के रखा है मैंने आपके लिए, या एक शॉर्ट नोट्स बना के रखे हैं मैंने बाकायदा आपके लिए, जो आप इस वीडियो के थ्रू ही पॉज कर करके लिख लीजिएगा और अपनी नोट्स जैसे मैंने बनाई है वैसी आप भी बना लेना। ये मेरी हैंड रिटन नोट्स ही है जिसमें से मैंने बनाया है और मैंने वही एज इट इज यहाँ पे रखा है आपके लिए। सो आपको अब चिंता नहीं रहेगी एग्जाम के टाइम पे कि एग्जाम के टाइम पे पढ़ लेंगे। पर पॉइंट इज दैट कि अगर आप ये वीडियो को देखने के पहले अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको पिक्चर और अच्छे से समझेगा, और आपका फायदा इसमें ये हो जाएगा पहला कि माइट बी ए केस कि आपको कोई चीज इंपॉर्टेंट लगे और आपने उसको मार्क कर लिया पढ़ने के, तो मैंने वो लिखा नहीं हो यहाँ पे, सो उसमें आपका फायदा है, उसमें आपका फायदा है। सेकंड ये है कि
बहुत सी बार ऐसा देखा जाता है कि जब आप पढ़ते हो, खुद से सेल्फ स्टडी करते हो, तब आप कुछ चीजों को गलत इंटरप्रेट कर लेते हो। सो यहाँ पे जब आप मेरे से सुनोगे तो आपको जब सही लगेगा, आपको जब पता चलेगा कि आपकी गलती कैसी हुई, तो आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा। थर्डली ये कि यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको पहले से पता होनी चाहिए चीजें क्या क्या है। तो आपको पहले से पता होगी तो यहाँ पे फिर आपको दिक्कत नहीं जाएगी। आप ऐसे नहीं रहोगे यार क्या चल रहा है, क्या है, आप आगे कर रहे हो वीडियो को, पीछे कर रहे हो वीडियो को, ये सोचने के लिए कि सर ने कहीं ना कहीं इसका लिंक दे रखा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लिंक बस एक ही है कि आप पहले से पढ़ के आओ। अगर आप पहले से पढ़ के आ चुके रहेंगे, सो दैट विल बी बेटर फॉर मी एंड बेटर फॉर यू ऑल्सो। कि ये अब जिस सेशन में चालू करने वाला, मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन तो दे दिया कि क्या होता है स्टैटिस्टिक्स, क्यों पढ़ रहे हैं अपन, स्टैटिस्टिक्स है क्या। अब यहां से जो है वो पूरा कोर टॉपिक चालू होगा। तो कोर टॉपिक चालू होने के पहले आई वुड सजेस्ट कि आप वीडियो को बंद कर दो। आप प्लीज जाओ आज, मतलब आप जब भी वीडियो देख रहे हो तो उसके पहले पूरा मॉड्यूल रीड आउट कर लो प्लीज। मॉड्यूल रीड आउट करने के बाद में आप आपका ये वीडियो देखना चालू कर सकते हो, क्योंकि अब यहां से जो स्पीड बनेगी ना बॉस, वो सीधा रप सब चलेगी एकदम 200-300 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और 1 घंटे में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर अपना। 1 घंटे में, यस 1 घंटे में। सो अब एग्जाम के दिन भी अगर आपने पढ़ा भी नहीं, एग्जाम के दिन बस लेक्चर देख के चले गए, आपको टेंशन नहीं है ये इसका, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है। बहुत 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 चिल्लर चीज, एकदम ऐसे चिल्लर नहीं बोल सकते हैं, ये गलत है, चिल्लर नहीं बोल सकते, एकदम बहुत ही सिंपल सी चीज है अपने लिए, एकदम सिंपल। मतलब ये चीज तो अपन स्कूल में पढ़ सकते थे, ऐसी चीज दे रखी है तुमको यहाँ पे, जो स्कूल में पढ़ सकते थे वो चीज यहाँ पे दे रखी है आपको। सो इतना कुछ है नहीं, इसलिए मैं 1 घंटे में कोशिश करूंगा कि हो जाए। 1 घंटे में मुश्किल है, बट फिर भी देखते हैं, जितना भी टाइम लगे उतना। 2 घंटे के ऊपर जाएगा नहीं, 3 घंटे के ऊपर, मेरे को जहां तक लगता है 3 घंटे के ऊपर तो ये चैप्टर बन ही नहीं सकता है, और मैंने रखा भी नहीं है वैसा। सो क्या करोगे तुम, वीडियो को बंद कर दोगे, वहां पे जाके पढ़ लोगे पहले, और फिर यहाँ पे आओगे, और अब वीडियो को हम चालू करेंगे। सो भाई स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, एक शब्द में बता दो स्टैटिस्टिक्स होता क्या है सर। स्टैटिस्टिक्स होता है, स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट डेटा। सो अगर आपको किसने पूछा कि भाई स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो बोल देना डेटा है, खत्म। गलत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जब डेटा होगा तभी उसके ऊपर मैनिपुलेशन होगी, और मैनिपुलेशन जब डेटा के ऊपर होता है तो उसको बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स। और साइंस ऑफ काउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिस्टिक्स, है ना। एनीवेज, तो स्टैटिस्टिक्स क्या हो गया, डेटा हो गया। अब स्टैटिस्टिक्स को मैंने 3 टुकड़ों में बांट दिया है। ये स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ये चैप्टर को मैंने 3 टुकड़ों में बांटा है। पहला जिसमें अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर दूसरा जिसमें अपन देखेंगे डेटा के बारे में, तीसरा अपन देखेंगे ग्राफिकल, मतलब ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाए डेटा को, वो अपन देखेंगे। सो पहला जो अपना इंट्रोडक्शन का है उसमें आएगा बेसिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बेसिक क्या है स्टैटिस्टिक्स का, बेसिक्स जो रहता है एकदम बेसिक पार्ट। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशन क्या है स्टैटिस्टिक्स के, वो पढ़ेंगे। सो अभी शुरुआत करते हैं अपन फटाफट इंट्रोडक्शन से। हाँ, अगर आप लोग को लिखना होगा तो पॉज कर लेना वीडियो को और लिख लेना। पहले का मैं एक बार बता देता हूं, मैंने बहुत क्विकली नीचे कर लिया होगा। तो ये रहा पहले का तुम्हारा, पॉज करके लिख लो अच्छे से। चलो अब मैं आगे बढ़ूं। देखो भैया, ये है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में है 3 पार्ट, बेसिस, कैरेक्टरिस्टिक, लिमिटेशन। तो भाई बेसिक्स क्या है, इतनी सिंपल सी बात है कि स्टैटिस्टिक्स ये है ना, लैटिन से डिराइव हुआ है, लैटिन के वर्ड से स्टेटस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है ना। पहले भी मैं बेसिक्स पे जूम कर लेता हूं ताकि तुमको अभी पिक्चर दे देता हूं मैं, कैसा लिखना है तुमको, ऐसा निकालना है। और ये 3 बक्से नहीं भी निकाले तो चलेंगे, ये बॉक्स जो मैंने निकाले वो जस्ट मेरे को यहाँ पे अच्छे से लिखना हो जाए इसलिए निकाले थे मैंने। एक मैं एरिया डिफाइन कर दिया था खुद के लिए, तुमको निकालना है तो निकालो, नहीं तो रप सब लिखना चालू कर दो, ठीक है ना। अब मैं जूम करके बेसिक्स पे आ रहा हूँ, ठीक है, ओके चलो। तो ये स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है ये लैटिन से डिराइव हुआ, स्टेटस के नाम से। लैटिन में इसे स्टेटस पढ़ा जाता था, स्टेटस उससे डिराइव हुआ है। इटालियन में स्टैटिस्टा के थ्रू डिराइव हुआ है। जर्मन में स्टैटिस्टिका के थ्रू हुआ है। इसको स्टैटिस्टिक भी बोलते हैं, इसको स्टैटिस्टिक भी पढ़ा जाता है। और फ्रेंच में स्टैटिस्क्यू। सो लैटिन में स्टेटस ये नाम से डिराइव हुआ है, इटालियन में स्टैटिस्टा, जर्मन में स्टैटिस्टिक, फ्रेंच में स्टैटिस्क्यू। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए, ये याद रखिएगा, इसको भूलना मत, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, तुम मॉड्यूल के तुम्हारे एक्सरसाइज में भी देखोगे। सो इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेगा ही। इन लैटिन स्टैटिस्टिक्स इज रेफर्ड एज स्टेटस, इन इटालियन स्टैटिस्टा, इन जर्मन स्टैटिस्टिक, इन फ्रेंच स्टैटिस्क्यू। याद कर लो इसको बॉस, ओके। आप लोग को इसको क्या करना है, याद कर लेना है अच्छे से। लैटिन में क्या होता है, स्टेटस। इटालियन में स्टैटिस्टा, जर्मन में स्टैटिस्टिक, एंड स्टैटिस्टिक मतलब वो एसके, ओके, अपना स्वस्तिक का आता है स्टैटिस्टिक, ओके।
अपन यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, स्टिक्स, और यहाँ पे स्टैटिस्टिक होता है। ओके, वो थोड़ा इतना ही डिफरेंस है। एंड फ्रेंच में आता है स्टैटिस्टिक्यो। ओके, ये वर्ड से डिराइव हुआ है अपना वर्ड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स ये वर्ड से इन वर्ड से डिराइव हुआ है। सिंगुलर सेंस में अगर बात करेंगे तो इट इज नोन एज स्टैटिस्टिकल मेथड, और प्लूरल सेंस में बात करेंगे तो स्टैटिस्टिकल डेटा। अगर आप कभी भी सिंगुलर सेंस में बात कर रहे हो स्टैटिस्टिक्स को, तो वो होता है स्टैटिस्टिकल मेथड। वाइल एज यू रेफर इट एज प्लूरल, तो वो आपको मिल देता है स्टैटिस्टिकल डेटा। सो जब भी सिंगुलर सेंस में बात करोगे तो इट इज स्टैटिस्टिकल मेथड, वेयर एज व्हेन यू रेफर इट एज प्लूरल सेंस, इन प्लूरल सेंस इट इज स्टैटिस्टिकल डेटा। सो दिस इज द बेसिक। इतना ही है बेसिक्स में आपको समझने के लिए एग्जाम के लिए। ओके ना, मैंने बस बोला था पूरा एग्जाम ओरिएंटेड बताऊंगा मैं यहाँ पे, और कुछ ज्यादा बोलना नहीं है मेरे को, ठीक है, क्योंकि बोलने के लिए तो 6-7 घंटे भी लग जाएंगे, पूरे स्टैटिस्टिक्स खत्म नहीं होगा, ठीक है। सो ये एग्जाम ओरिएंटेड इतना ही काफी है आपको समझने के लिए। अब आ जाते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक्स पे, स्टैटिस्टिक्स के। सो ये बात तो सीधी है कैरेक्टरिस्टिक्स पे कि भाई ये तो अपने को फैक्ट्स देता है, सीधा सीधा एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, मतलब जो अपने को चाहिए वही होता अपन कंसिडर करते हैं। विराट कोहली का बैटिंग एवरेज चाहिए था, स्कोर्स चाहिए थे विराट कोहली के लिए, सचिन तेंदुलकर के, धोनी के, शिखर धवन, विराट कोहली का मिक्स, MS धोनी का, हार्दिक पांड्या का मिक्स नहीं किया, जिसका चाहिए था उसका एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। फिर बाद में नेक्स्ट पॉइंट आया अपना अफेक्टेड टू मार्क एक्सटेंड बाय लार्ज नंबर ऑफ कॉसेस। भाई जब जितना ज्यादा अपना रहेगा डेटा उतना अपने लिए बहुत काफी अच्छा रहता है। एंड देन थर्डली एक्सप्रेस न्यूमेरिकली, बहुत ही सिंपल सा हो जाता है अपने लिए कोई भी डेटा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना। फिर बाद में स्टैटिस्टिक्स को अपन बोलते हैं एस्टिमेटेड भी रहता है एक ये चीज, एस्टिमेटेड वैल्यू दी थी अपने को एक चीज, कोई भी स्टैटिस्टिक्स अपने को कोई भी एक एस्टिमेटेड वैल्यू दे देता है, उसको समटाइम्स एन्यूमरेटेड भी बोला जाता है। एन्यूमरेट करके बताओ, एन्यूमरेटेड डेटा भी रहता है। सो इट इज नथिंग बट सिमिलर टू एक एस्टिमेट देता है अपने को कि भाई ऐसा ऐसा है। 76 का एवरेज बन रहा था विराट कोहली का, शिखर धवन का 76 बन रहा था, विराट कोहली का 79 बन रहा था, 76 शिखर धवन का एवरेज बन रहा था, एक एस्टिमेटेड उसने बैटिंग एवरेज दे रखा था अपने को। फिर आता है नेक्स्ट आता है अपना रीजनेबल डिग्री ऑफ एश्योरेंस। रीजनेबल डिग्री ऑफ एश्योरेंस की अपने को काफी हद तक के एश्योरेंस मिल जाता है भाई। अगर अपन ने 5 मैच का भी डेटा ले लिया तो भी ठीक है, अपन कंसिडर कर सकते हैं कि भाई ये इतना तो कर ही रहा है। 100 मैच का भी ले लिया तो भी रीजनेबल डिग्री ऑफ एश्योरेंस मिलता ही मिलता है अपने को यहाँ पे। एंड नेक्स्ट कम्स आउट सिस्टमैटिक मैनर है, एक सिस्टमैटिक मैनर में किया जाता है कोई भी चीज, है ना, मैच वाइज। और फिर बाद में पहले 100 मैच, पहले 20 मैच, पहले 50 मैच, पहले 5 मैच। ऐसा नहीं होता है कि पहला मैच लिया बाद में 200 मैच ले लिया, बाद में तीसरा मैच ले लिया, सिस्टमैटिक मैनर में चलता है सर। और नेक्स्ट प्री डिफाइंड पर्पस होता है अपना। अपन ऐसा नहीं है कि भाई आज मेरे को विराट कोहली का एवरेज निकालना, फिर भी मैं विराट कोहली का एवरेज निकालने बढ़िया। IPL सिलेक्शन आ रहा है, मेरे को मेरी टीम बनानी है, तभी विराट कोहली का एवरेज की बात करूंगा मैं, तभी दूसरे प्लेयर्स की एवरेज की बात करूंगा मैं, नहीं तो मेरे को क्या काम है उसके एवरेज का। इसलिए प्रीडिफाइंड पर्पस होता है पहले से, इसलिए भी काम आता है। एंड प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर, ये तो सीधी बात है ना, इसके बिना तो कैसे काम करेंगे अपन। ओके, सो इसमें से ना मोस्ट ये सब इंपॉर्टेंट ही है। अभी हो सकता है कि एक आधा मेरे से छूट गया हो, सो तुम उसको तुम्हारे मॉड्यूल में से लिख लेना। ओके, सो उसमें से सबसे पता है ये मेन इंपॉर्टेंट है, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। ओके, मतलब क्या कि विराट कोहली का डेटा है तो विराट कोहली का ही डेटा रहेगा, शिखर धवन का नहीं आने वाला उसमें। एक सिस्टमैटिक मैनर में रखा जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है ना। सो ये एक इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में मेरे हिसाब से प्री डिफाइंड पर्पस होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। और एस्टिमेटेड एक वैल्यू देता है अपने को, काफी इंपॉर्टेंट बात है ये। और एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है ये सबसे मेन बात, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है अपने पास में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ है तो सभी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने सब पूरा लिमिटेड ही रखा है यहाँ पे, पर उसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स एंड एस्टिमेटेड वैल्यू, प्री डिफाइंड पर्पस होता है, प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर होता है। अब उसके लिमिटेशंस देख लेते हैं। चलो, अब लिमिटेशंस क्या होता है? लिमिटेशंस यानी वो थोड़ी उसकी डिसएडवांटेजेस जैसे बोल दो आप, कि कहीं ना कहीं तक कि वो लिमिटेड है, उसके आगे उसके एप्लीकेशंस नहीं है, या कहीं ना कहीं पे उसका वो तो थोड़ा गड़बड़ कर जाता है। वो तो क्या है भाई? वो इग्नोर क्वालिटी एस्पेक्ट, एक क्वालिटी एस्पेक्ट को इग्नोर कर देता है वो। एग्जैक्टली जैसे क्या कि भाई भले ही तुम एक बात ध्यान में रखो कि KL राहुल बोले या क्रिस गेल भले ही खेल नहीं रहा है, उसका एवरेज हमेशा कम रहता है, पर वो एक क्वालिटी प्लेयर है। उस पता नहीं कब मारना चालू कर दो पागल जैसा, और तो और सुपर ओवर होगा तो उससे बेस्ट बैट्समैन नहीं लगता मेरे को कोई। मतलब सामने वाला बॉलर डरेगा बाकायदा, अनलेस अंटिल वो शोएब अख्तर या ब्रेटली उनमें से कोई हो, अदरवाइज सारे दुनिया के बॉलर उससे डरेंगे।
सो वो क्वालिटी एस्पेक्ट को इग्नोर कर देता है स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में अपन सिर्फ नंबर को कंसिडर करते हैं, क्वालिटी नहीं आती उसमें कभी। क्वालिटी एक ऐसी चीज है जिसको कभी तोला नहीं जा सकता है। क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी जो स्टैटिस्टिक्स में आती है, क्वालिटी नहीं आती। तो क्वालिटी एस्पेक्ट को इग्नोर कर जाता है। अब मैंने तुमको पहले भी बोला था कि भाई विराट कोहली का नाम से नहीं ले रहे अपन, किसको नाम से नहीं ले रहे, डेटा के बेसिस पे ले रहे हैं। विराट कोहली का डेटा अच्छा था, शिखर धवन का डेटा अच्छा था, ले लिया मैंने टीम में। पर क्रिस गेल और केएल राहुल का डेटा खराब था, मैंने नहीं लिया टीम में। क्वालिटी प्लेयर तो है पर लिया नहीं मैंने, क्यों? डेटा नहीं था ना अच्छा। सो ये होता है स्टैटिस्टिक्स, क्वालिटी चीजों को इग्नोर करता है, सिर्फ और सिर्फ डेटा के ऊपर बात करता है। उसको ये नहीं कि कौन कितना सुंदर है और कौन कितना क्या, हाँ डेटा दो बस, खत्म बात। नेक्स्ट, नो इंपॉर्टेंस टू इंडिविजुअल। कैसे देंगे भाई इंपॉर्टेंस इंडिविजुअल को? मतलब अगर मेरे पास में डेटा आ रहा है 100 क्रिकेटर्स का और मैं उनमें से डिसाइड करूंगा मेरे को, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एक ही क्रिकेटर है उसको लिए मेरी टीम बन गई। नहीं, मैं एक एक को लूंगा, मैं एक एक का डेटा तो देखूंगा, पर अल्टीमेटली मेरा जो डेटा बनेगा वो कितना को प्लेयर का मिलेगा? सब मिला के बनेगा ना, सबका प्लेयर का मिला के बनेगा। या सिंपल सी बात में अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम पॉपुलेशन निकालो, ठीक है, पॉपुलेशन निकाल रहे हो, या तो समझो एक ये क्रिकेटर के इसमें क्या ले लेते, विराट कोहली का, इसका विराट कोहली का एग्जांपल एक मैंने मिटा दिया क्या ये पूरा ही? हाँ ये देखो, अभी यहां पे देखो तुम, ये 4 मैच अगर देखते हो तुम तो उसने तो 100 के ऊपर रन मारे हैं। अरे भाई एक लगातार कोई 4 मैच में 100 के ऊपर रन मार रहा है तो वो प्लेयर को तो पहले ले लेना चाहिए। पर कभी भी वो इस डेटा के ऊपर फोकस नहीं करते, वो पूरे इसके ऊपर फोकस करते हैं, पूरे इसके ऊपर, इंडिविजुअल फैक्ट के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे कि भाई इसने यहाँ पे 100, यहाँ पे 120, यहाँ पे 105, 100 मार दिया, हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं चलता वहां पे। चलेगा तो सिर्फ पूरा डेटा के ऊपर चलेगा। सो इंडिविजुअल एस्पेक्ट जो है वो तुम्हारा यहाँ पे क्या करता है, नहीं कंसिडर करता है वो। ओके, फिर ये भी एक पॉइंट है कि वो डू नॉट रिवील द एंटायर स्टोरी। अपन क्या करते हैं, विराट कोहली के सारे स्कोर ला के रख देते हैं, कौन से मैच का स्कोर है, कौन सी टीम के साथ का स्कोर है, नहीं पता कुछ भी, बस स्कोर है इतना पता है। यहाँ पे एक थोड़ा लॉस हो जाता है। अपने को ये पता करना है कि वो मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट कैसी बैटिंग कर रहा है विराट कोहली, तो उसके साथ उसने कितने स्कोर किए मेरे को वो देखना है। पर मैंने तो सारे टीम का, मेरा तो सारे मैच का डेटा ला के रख लिया, पूरे 100 मैच में उसने सिर्फ 15 मैचेस खेली थी मिचेल स्टार्क के साथ में। सो एक पूरी स्टोरी रिवील नहीं होती उसमें, पूरी स्टोरी रिवील नहीं हो रही है उसमें। कहीं हद तक के इसका मिस यूज भी किया जाता है, काफी हद तक कि इसका क्या हो जाता है, मिस यूज हो जाता है। ये समझते हैं अपन कि भाई अगर समझो फॉर एग्जांपल, मिट क्यों नहीं रहा है, अच्छा मिस यूज जैसे कि क्या मतलब, अगर समझो फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमको बोल देता हूं कि भाई डेटा तुमने यहाँ पे रख दिया तुम्हारे पास में यूज करने के लिए, और कहीं ना कहीं किधर ना किधर अपने पास में क्या हो जाता है, ये डेटा किसी ना किसी तरीके से मिसयूज हो जाता है। यानी कि क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमको बोलूं कि भाई ये जो अपना विराट कोहली का इतना डेटा था पूरा, ये डेटा, अब ये मैं डेटा मेरे आईपीएल की स्कोर के लिए यूज कर रहा था, बस खत्म। पर अब क्या पता क्या हो गया, पता है क्या, ये डेटा ना हमने उसके इंटरनेशनल के लिए भी यूज कर लिया, और वो भी टेस्ट के लिए यूज कर लिया, ओडीआई के लिए नहीं यूज कर लिया, गलती से मिसयूज हो गया उस डेटा का। अपने साइड पे एकदम लो स्केल पे बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ मिस यूज कैसा होता है। सो लाइक ये भी एक हो जाता है मिस यूज करने का डेटा का। और डेटा सबसे ज्यादा मिस यूज हुआ जाता है बॉस, ये बात कभी भी ध्यान में रखो, डेटा बहुत ज्यादा मिस यूज होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है अपना क्या पता है, जा ही नहीं रहा है, हाइलाइटर क्यों नहीं जा रहा है, ये सब मिट रहा है, हाइलाइटर नहीं मिट रहा है। जाने तो छोड़ो। डेटा शुड बी यूनिफॉर्म और होमोजेनियस, ये तो बात एक ही है। यूनिफॉर्म होना चाहिए यानी क्या, एक जैसा होना चाहिए। स्कोर का है तो स्कोर का ही होना चाहिए कलेक्शन। होमोजीनियस यानी क्या, एक जैसा ही। यूनिफॉर्म और होमोजीनियस बोलने का ही मतलब ये होता है कि उनका मीनिंग एक ही है। उनका मीनिंग, यार मेरा मन नहीं कर रहा है, तो ये मिट नहीं रहा है, तो उनका मीनिंग एक ही है। यूनिफॉर्म बोलो, होमोजीनियस बोलो, उनका मतलब एक ही होता है कि एक जैसा होना चाहिए। स्कोर डेटा मतलब कलेक्शन जो है तुम्हारा ऊपर नीचे नहीं चलेगा और बीच में से कोई चीज़ का डेटा नहीं चलेगा। मतलब ओडीआई का है तो ओडीआई का ही होना चाहिए, T20 का है तो T20 का ही होना चाहिए, टेस्ट का है तो टेस्ट का ही होना चाहिए।
ठीक है ना। सो ये होता है इसका थोड़ा एक लिमिटेशन। सो ये थी अपनी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स कि भाई स्टैटिस्टिक्स डिराइव हुआ है ये 4 चीज़ों से, 4 नाम से, या बोलो 4 नाम के थ्रू ये डिराइव। लैटिन में उसको स्टेटस बोला जाता था, इटालियन में स्टैटिस्टा बोला जाता था, जर्मन में स्टैटिस्टिक बोला जाता था और फ्रेंच में स्टैटिस्टिक बोला जाता था। फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स से, अफेक्टेड टू मार्क एक्सटेंड बाय लार्ज नंबर ऑफ कॉजेज, फिर एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली, एस्टिमेटेड वैल्यू देता है, एस्टिमेटेड रहता है। स्टैटिस्टिक एक एस्टिमेटेड चीज़ है, अपने पास में एक रीजनेबल डिग्री ऑफ एश्योरेंस देता है, सिस्टमेटिक मैनर है, फिर बाद में अपने पास में प्री डिफाइंड पर्पस होता है उस चीज़ का, और प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर होता है, इन रिलेशन में ही होता है एक दूसरे के, एल्स नहीं तो उसका कुछ काम नहीं है। बाकी ये मेरे नज़रों के सामने से जब तक कि एक तो ये मिट नहीं रहा है, मेरे को ये लिखना नहीं है मिसयूज्ड, बस मेरे को ये डिलीट करना है। हो गया हो गया हो गया हो गया। लिखेंगे तो नहीं, मिटा के रहेंगे। आ जाओ पार्ट 2, टाइप ऑफ डेटा। सो भाई क्या था स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स तो अपने को पता है डेटा होता है, पर स्टैटिस्टिक्स आया कहाँ से? लैटिन में कैसे आया? इटालियन से, जर्मन से, और फिर बाद में फ्रेंच से। ठीक है, LIFG ऐसे याद रखो। फिगिल ऐसे भी है, लिफ्क याद रखो, LIGF है ना, LIGF। ग्लिफ भी रखा तो भी चलेगा, ग्लिफ। जर्मन, इटालियन, जर्मन, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच। जर्मन, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच। ठीक है, अब आ जाओ टाइप्स ऑफ डेटा। भाई अभी तक के डेटा 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 बात कर रहे थे, क्या होता है डेटा, कैसे होते हैं डेटा? भाई 2 तरीके के डेटा होते हैं, एक तो प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा। किस बारे में बात कर रहे हैं भाई? मैं क्या बोल रहा हूँ, विराट कोहली का डेटा चाहिए था ना मेरे को कहाँ से मिला विराट कोहली का डेटा? बीसीसीआई से। बीसीसीआई के पास रिकॉर्ड था, बीसीसीआई ओरिजिनल पार्टी थी, मैं एक पर्सन था, मेरे को डेटा चाहिए था, मैंने कहाँ से लिया? बीसीसीआई के पास से लिया या वेबसाइट पे से लिया, ऑफिशियल वेबसाइट पे से। बहुत सारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल होता है, तो विकीपीडिया कर लो, वहाँ पे मिल जाएगा। ESPN क्रिकेट के वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ पे मिल जाएगा। ये जो भी डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ मैं, कहाँ से कर रहा हूँ मैं? किसी पार्टी के थ्रू कलेक्ट कर रहा हूँ, ये हो गया सेकेंडरी डेटा। लेकिन वहीं अगर मैं विराट कोहली से जाके डायरेक्ट उसका एवरेज ले लूँ तो उसके पास तो उसका रिकॉर्ड हो गई है ना। अगर मैं उसके पास जाके उसका बैटिंग एवरेज ले लूँ, बैटिंग रिकॉर्ड ले लूँ, तो क्या हो गया? हो गया प्राइमरी डेटा। ओरिजिनल पर्सन के पास से कलेक्ट करना या फर्स्ट पर्सन के पास से कलेक्ट करना और किसी और के थ्रू कलेक्ट करना, ये हो गया सेकेंडरी डेटा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुम किसी की इंक्वायरी करते हो, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हो, तो वो सेकेंडरी डेटा हो जाता है क्योंकि तुम किसी की पार्टी के थ्रू जा रहे हो। लेकिन वहीं अगर तुम उस पर्सन के पास जाओ जिसकी तुमको इंफॉर्मेशन चाहिए, वो हो गया तुम्हारा प्राइमरी डेटा। क्योंकि तुमने फर्स्ट पर्सन उसी के थ्रू तुमने निकाला है। या तो प्राइमरी डेटा ऐसा भी देखा जाता है कभी कभी कि प्राइमरी डेटा इज रेफर्स टू एज, अभी इसमें पढ़ लेते अपन क्या बोलता है प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा में लिखा गया पहला पॉइंट, रेफर्स टू ओरिजिनल डेटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, और दूसरा ऑलवेज कलेक्टेड बाय फर्स्ट पर्सन। ऑलवेज कलेक्टेड बाय फर्स्ट पर्सन का ही मतलब ये हो गया कि भाई मेरे को काम था तो मैं ही जाके कलेक्ट करूंगा, ये हो गया प्राइमरी डेटा। लेकिन मेरे को काम था लेकिन मेरा असिस्टेंट गया और डेटा कलेक्ट करके लेकर आया, सेकेंडरी डेटा में आ गया, वो आ गया सेकेंडरी डेटा में। कैसे? सेकेंडरी डेटा एक वो चीज है, रेफर्स टू डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड बाय द पर्सन अदर देन हु रिक्वायर इट। क्या बोल रहे हो लोग यहाँ पे? रेफर्स टू ओरिजिनली कलेक्टेड बाय द पर्सन अदर देन हु रिक्वायर्स इट, वो हो गया। सेकेंड पॉइंट, ऑलवेज या मोस्टली कलेक्टेड बाय थर्ड पर्सन। ये मेरा सेक्रेटरी गया, मेरा असिस्टेंट गया, जो भी वो जाके लेकर आया मेरे लिए डेटा, ये हो गया थर्ड पर्सन। लेकिन मैं इन पर्सन गया, समझो विराट कोहली का स्कोर रिकॉर्ड लेने का मेरे को, विराट कोहली, हमारा क्रिकेट ये फील्ड से बहुत कनेक्शंस है, हमारी एक कंपनी है जो इनके लिए अच्छा खासा पूरा एक स्टैटिस्टिक्स, अच्छा खासा उनका पूरा एक डेटा बना के देते हैं हम लोग, उनका पूरा एक प्रोफाइल बोलो अच्छा। सो हमको डेटा चाहिए था विराट कोहली का, मैं उस कंपनी का मालिक हूँ,
सो अल्टीमेटली मेरे को डेटा चाहिए, लेकिन 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 काम मैं कर रहा हूँ विराट कोहली के डेटा के ऊपर, विराट कोहली के प्रोफाइल के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को कुछ एक अच्छा सा प्रोफाइल बना के देने का है विराट कोहली को, ठीक है, जिसमें सब कुछ आ जाए, उसके बारे में सब कुछ आ जाए, उसका बैटिंग एवरेज, उसका स्कोर, उसका स्ट्राइक रेट, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे असिस्टेंट को भेजा विराट कोहली के पास में और उनको बोला कि वाह विराट कोहली के पास से सारी इंफॉर्मेशन लेकर आओ ताकि मैं यहाँ पर उनके लिए अच्छा प्रोफाइल बना सकूँ। सो ये जो डेटा कलेक्ट हुआ मेरे लिए, कौन गया था, मेरा थर्ड पर्सन गया था। तो मेरा कौन गया थर्ड पर्सन, यानी क्या हो गया, मेरा असिस्टेंट या सेक्रेटरी या मेरे कोई कंपनी का एक आदमी, वो हो गया थर्ड पर्सन। लेकिन वहीं अगर मैं जाके विराट कोहली से डेटा लेकर आता तो वो हो जाता फर्स्ट पर्सन। सो ये हो गया प्राइमरी डेटा, ये हो गया सेकेंडरी डेटा, ये हो गया सेकेंडरी डेटा। अब मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा कैसे, अब मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा कैसे। सो प्राइमरी डेटा को अगर कलेक्ट करना है तो मैं भाई डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू कर सकता हूं, ये तो बात सीधी है भाई। मैं डायरेक्ट विराट कोहली के पास गया, मैंने पूछा, इनडायरेक्ट ओरल कम्युनिकेशन फोन के थ्रू, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल करस्पॉन्डेंट। अब लोकल करस्पॉन्डेंट क्या, यानी कि क्या, मैं गया ग्राउंड पे, वहां पे रोहित शर्मा प्रैक्टिस कर रहा था, मैंने उसको पूछ लिया भाई बता दे क्या स्कोर क्या है, पता चल जाएगा अपने को सब। सो ये हो गया। नेक्स्ट आता है अपने पास में मेल क्वेश्चनरी मेथड, वही मेल का वैसे ही है वो इनडायरेक्ट, और क्वेश्चनरी सेंड थ्रू एन्यूमिनेटर। क्वेश्चनरी सेंड थ्रू एन्यूमिनेटर का ही मतलब हो गया कि मैं पर्सनली जाके ऐसा बता के पूछ रहा हूं उसको क्वेश्चंस, ठीक है ना। सो ये एक्चुअली इतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है, स्लाइटली फर्क रहता है, इतना कुछ नहीं रहता है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो भी डेटा के थ्रू, ये जो भी प्रोसेस के थ्रू मैं डेटा कलेक्ट करता हूँ, दैट इज नोन एज प्राइमरी, दैट इज नोन एज मेथड्स थ्रू इज द मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, और वो प्राइमरी हो गया क्योंकि मैं हर बार उसमें जाके कलेक्ट कर रहा हूं। वेयर एज जब सेकेंडरी डेटा की बात आ जाती है तो मैं किधर ना किधर से लेता हूं, जैसे कि पब्लिश्ड सोर्स हो गया, न्यूज़पेपर बोलो या कोई वेबसाइट बोलो या कोई भी और भी चीज आते हैं बहुत सारी जगह पे, या तो अनपब्लिश्ड सोर्स जैसे कि डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ कंपनीज एम्प्लॉय फाइल। मैं गया बीसीसीआई के पास में, मैंने बोला विराट कोहली जी का पूरा डेटा चाहिए ताकि प्रोफाइल एक्सेस बना के दे। वो गए, फाइल निकाला एम्प्लॉय की, विराट कोहली के नाम का देखा, पूरा डेटा बताया। ऐसा नहीं था कि भाई यह सबसे बेस्ट तुमको और अच्छा दे दूं तो तुम बोलोगे तो विराट कोहली का तो वेबसाइट पे भी था तो सबसे बेस्ट दे देता हूं। मेरी कंपनी का कोई एम्प्लॉय के बारे में इंक्वायरी करने को है, मेरी कंपनी का तो विकीपीडिया है नहीं, मेरी कंपनी का विकीपीडिया भी है तो मेरे एम्प्लॉय का विकीपीडिया थोड़ी है उधर, मेरे एम्प्लॉय का मैं काय को पब्लिश करूंगा, कौन है वो, मेरा एम्प्लॉय है, दुनिया को बता के क्या करूंगा मैं, मेरा एम्प्लॉय है, हम काम कर रहे हैं, मैं उसका एम्प्लॉयर हूं, वो मेरा एम्प्लॉय है, मैं पब्लिकली उसका पब्लिश करके न्यूज़पेपर में उसका आर्टिकल देके क्या कर लूंगा, कुछ भी नहीं होगा। और वो जो चीज जो अनपब्लिश नहीं होती है उसका डेटा निकालना, ये उसका एग्जांपल है अनपब्लिश सोर्स। जैसे कि क्या, स्कूल का भी एक एग्जांपल सबसे बेस्ट होता है। आप गए स्कूल में और आपने बोला कि ये स्टूडेंट का मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, सब्जेक्ट टू कंडीशन सब कुछ आपने रेफरेंस सब बरोबर दे दिया, ऐसे देते नहीं है जनरली, पर रेफरेंस आपने सब बरोबर दे दिया और सब प्रूफ के साथ में कुछ चीज लीगली कर रहे हैं आप। सो वो क्या करेंगे स्टूडेंट, अब स्टूडेंट का क्या होता है, स्टूडेंट का क्या हर पूरी दुनिया को पता होता है क्या, मैं आज यहाँ का स्टूडेंट हूँ महाराष्ट्र का, मेरा बिहार में जाके तुम देखोगे तो मिलेगा का, नहीं मिलेगा ना, कैसन मिलेगा, नहीं मिलता है, अनपब्लिश्ड है। सो ये हो गया सेकेंडरी, ये हो गया सेकेंडरी। सो भाई डेटा के कितने टाइप है, टाइप्स ऑफ डेटा क्या है। सबसे पहली बात तो टाइप, डेटा के दो टाइप है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी यानी कि जो फर्स्ट पर्सन जाके कलेक्ट करता है, सेकेंडरी यानी कि जो थर्ड पर्सन कलेक्ट कर रहा है किसी और के लिए। मेथड्स कैसे है, तो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू है, इनडायरेक्ट ओरल कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल करेस्पॉन्डेंट के थ्रू। अभी बता दें क्या है, मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड है, मेल कर दिया, क्वेश्चनरी सेंड थ्रू एन्यूमिनेटर है, ये प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी के लिए क्या है कि भाई कोई पब्लिश सोर्स से ले लो, लीगली पब्लिश कर रखा है, और अनपब्लिश्ड सोर्स भी आता है उसमें कि भाई किसी कंपनी के या कोई जाके वहां पे पर्सनली जाके उनके फाइल में से कोई डेटा निकाल लेना, जो पब्लिश नहीं किया रहता है लेकिन होता है, रिकॉर्ड होता है लेकिन पब्लिश नहीं किया होता है। सो वो हो गया। अब आता है डेटा को क्लासिफाई कैसे करते हैं, ये तो हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी। अब उसमें और ब्रांचेस है कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, मतलब डेटा की भी बहुत अलग अलग टाइप्स है, ठीक है। तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा देखो, अब ये थोड़ा बड़ा है और उसमें भी बड़ा मतलब यही एक बड़ा है अच्छा खासा, और इतना भी बड़ा नहीं है, वो छोटा सा ही है, बट वो डायग्राम बनाने में थोड़ा ये लगता है। सो तुम क्या करोगे, पहले एक काम कर लो,
मैं थोड़ा टाइम देता हूं, ये जूम करके, चलो पॉज करके लिख लो, शाबाश, यहां तक के लिख लो, क्या हो गया, यहां तक के लिखो, शाबाश। चलो अब आ जाओ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा पे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा देखो, डेटा इज क्लासिफाइड इनटू फर्दर 4 टाइप्स, ठीक है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, क्रोनोलॉजिकल, जियोग्राफिकल, क्वांटिटेटिव। कैसे है, क्वालिटेटिव, क्रोनोलॉजिकल, जियोग्राफिकल, क्वांटिटेटिव, ये टाइप्स हमको अच्छे से पढ़नी है। और उसमें से भी सबसे 2 इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं, इसलिए इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, बहुत ही ऊपर और शब्दों का ही अर्थ बता रहा हूं, बस इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, ठीक है। ओके, सो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ये 2 पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव टाइप के डेटा क्या होते हैं, हाँ भैया हाँ, क्वालिटेटिव क्या होता है और क्वांटिटेटिव क्या होता है, हमको वो अच्छे से समझना है। क्रोनोलॉजी और ज्योग्राफिकल का इतना कुछ कम नहीं, और वो शब्दों से समझ में आ जाती है क्या है, ठीक है। क्वालिटेटिव क्या होता है डेटा, अब मैं एक जूम कर रहा हूं, सो अब एक कृपया करके लिख लीजिएगा। पहले तो आप क्या कर लो, अच्छा आपको एक हिंट दे देता हूं मैं कि क्वांटिटेटिव थोड़ा लेंथी रहेगा, ठीक है ना, क्वांटिटेटिव थोड़ा लेंथी रहेगा, तो उसको अच्छे से सोच समझ के लिखिएगा, ठीक है, आपकी जैसी मर्जी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, अब मैं क्वालिटेटिव पे फोकस करता हूं। क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, क्वालिटेटिव उस चीज को बोला जाता है, पहली बात तो जो क्वालिटी पे फोकस करता है, जो चीज क्वालिटी पे फोकस करता है, जो डेटा क्वालिटी का होता है, वो होता है क्वालिटेटिव डेटा, डेटा ऑफ क्वालिटेटिव टाइप। अब उसमें होता क्या है कि उसको हम कभी मेजर नहीं कर सकते हैं, जैसे कि क्या मतलब ये है कि अगर मैं समझो तुमको पूछूं कि भाई ऑनेस्टी कितनी है इस बंदे में, तुम एक तो बोलोगे बहुत ज्यादा है, या तो मीडियम है, या तो कम है। सुंदरता बहुत, ठीक ठीक, कम। संस्कारी अति, मीडियम, कम, अलग अलग टाइप है। सो ये जो चीज है उनको कभी भी नंबर्स में तोला नहीं जाता है, उनको कभी भी नंबर्स में तोला नहीं जाता। तुम बोलोगे ब्यूटी के लिए वो गोल्डन रेशियो है, हटाओ उसको फिलहाल के लिए बाजू में, ठीक है ना, उसको हटा दो बाजू में। तो जो चीज कभी भी मेजर नहीं की जाती है उस टाइप के डेटा को बोला जाता है क्वालिटेटिव डेटा। उस टाइप के डेटा को क्या बोला जाता है, क्वालिटेटिव डेटा। दूसरा कि उन डेटा का, ऐसे डेटा का जिनके एट्रीब्यूट्स के ऊपर क्लासिफिकेशन होता है, उसको बोला जाता है क्वालिटेटिव। मतलब क्या कि भाई बुरा नहीं मानेंगे पर मैं बता रहा हूं, सिर्फ गोरे लोग, फिर सांवले, फिर थोड़े डार्क कलर के लोग, ये आ गए लाइन में, है ना। सो ये टाइप हो गया एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे, या तो फिर हाइट के बेसिस पे। हाइट तो भी मेजरेबल है, हाइट को मैं कंसिडर नहीं करूंगा यहाँ पे। ऑनेस्टी के बेसिस पे, ये सबसे ज्यादा ऑनेस्ट है, ये जॉन सीना टाइप का है, ये रैंडी ऑर्टन टाइप जो समझ रहे बात को अच्छा एग्जांपल देना है, सो बहुत होशियार बच्चा है ना, स्टूडियस, एक साइड में आ जाएंगे, फिर है ना, ठीक है, सेकेंड थर्ड बेंच पे, और आते एक अलग से बैक बेंचर्स। सो ये हो गया एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे, उनके एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे कितना कोई होशियार है। होशियार का भी अभी आईक्यू आता है, बट इट इज नॉट द एक्यूरेट मेजर, आई वुड से रादर। बहुत से इंटेलिजेंट लोग हैं जिनका आईक्यू पता ही नहीं है अभी भी। सो देयर आर नो सच क्वेश्चंस मेड कि जिनका, जो उनका आईक्यू टेस्ट कर सके। सो एनीवेज तो जिसका एट्रीब्यूट के बेसिस पे, सॉरी, एट्रीब्यूट के बेसिस पे जब कभी भी क्लासिफिकेशन होता है तो वो होता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, और उसमें एग्जांपल है ऑनेस्टी, ब्यूटी एंड यू वुड ऑदर रादर से यू नो संस्कार ऑल्सो, वो सब भी आ जाते हैं उसमें, जो भी चीज मेजर नहीं की जाती है वो। नेक्स्ट आता है क्रोनोलॉजिकल। अब जो चीज क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है, एक तो तुम कोई नंबर के थ्रू, नंबर वाइज अच्छे से प्रेजेंट करो डेटा को, एक नंबर वाइज। मतलब क्या, क्लासिफाइड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, क्लासिफाइड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ ऑकरेंस, टाइम ऑफ ऑकरेंस के बेसिस पे तुमने डेटा कलेक्ट किया। जैसे कि क्या, विराट कोहली का डेटा लेकर रखा था, तो विराट कोहली के पहले मैच से लेकर अब तक के मैच असेंडिंग ऑर्डर में मैंने सारे डेटा लिख रखे, सो हो गया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मैंने आखिरी मैच से पहले मैच तक का डेटा लिखा, वो हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, टाइम ऑफ ऑकरेंस के बेसिस पे। लेकिन और उसमें एग्जांपल कैसा है, ईयरली आएगा, मंथली आएगा, डेली आएगा, क्वार्टरली आएगा,
फोर्टनाइट आएगा, 15 दिन का, ऐसा। अब इस टाइप के डेटा को, क्रोनोलॉजिकल डेटा को ऑलवेज ऑल्सो नोन एज टेम्पररी डेटा और टेम्पोरल डेटा, टेम्पररी डेटा और टेम्पोरल। ये इसलिए होता है क्योंकि अपन कुछ पीरियड का या कुछ टाइम का ऐसा कंसिडर करते हैं सिर्फ, इसमें होता है पहले 5 मैच का कंसिडर करते हैं, तो टेम्पररी डेटा भी इसे बोला जाता है। तो ये अगर क्रोनोलॉजिकल डेटा। जियोग्राफिकल डेटा क्या होता है? बेस्ड ऑन द लोकेशन, एक डेटा कलेक्ट किया बेस्ड ऑन द लोकेशन। भाई इंडिया में ऐसे ऐसे टाइप के लोग ज्यादा है लोकेशन वाइज, अमेरिका में ऐसे ऐसे टाइप के लोग ज्यादा है लोकेशन वाइज, साउथ में, अपने इंडिया में साउथ बोलो या फिर चेन्नई वगैरह, वहां पे लिटरेसी इतनी इतनी है, महाराष्ट्र में इतनी इतनी है, बिहार में इतनी इतनी है, जैसा भी। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल लोकेशन या बेस्ड ऑन सम लोकेशन, उसके बेसिस पे अगर मैं डेटा को क्लासिफाई करता हूं, सो उस टाइप के डेटा को बोला जाता है जियोग्राफिकल डेटा। और उसको ऑल्सो नोन एज स्पेटियल, दे आर ऑल्सो नोन एज स्पेटियल। ये याद रखना है आप लोग को, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको बोलूं तो इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा जाता है इसके ऊपर, ठीक है। क्वालिटेटिव डेटा को ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन क्वालिटेटिव डेटा में अगर मैं थोड़ा आपको यहाँ पे एक बता दूं, तो ये एक चीज अपनी बात करनी रह गई है क्वालिटेटिव डेटा में। क्वालिटेटिव डेटा में फर्दर 2 चीज आती है, ठीक है। ये तो अपना हो गया यहाँ पे क्लासिफिकेशन ज्योग्राफिकल बेसिस पे। मैं एक बार क्वालिटेटिव पे आपको और अच्छे से बता दूं, ये जो चीज अपनी रह गई है। क्वालिटेटिव डेटा फर्दर डिवाइड होता है 2 इसमें, एक सिंपल टाइप डेटा होता है और एक मीनफुल डेटा होता है, ठीक है। सिंपल और मीनफुल। अब सिंपल यानी क्या कि बस ब्रांचिंग हो गई मेल और फीमेल में, मतलब क्या 2 इसमें डिवाइड हो गए, बस खत्म। लेकिन मेन फोल्ड क्या होता है कि अगर मेल फीमेल है तो मेल में भी और सब डिविजन हो रहे हैं। ये तो एक एग्जांपल के थ्रू पे लिए, ठीक है ना, एक एग्जांपल है लिटरेट इलिटरेट का, ठीक है। मेन फोल्ड का मतलब यह है कि डिवीजन सेक्शन का सब सेक्शन होना। फीमेल का भी सब सेक्शन आ सकता है, मैंने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया। तुम फीमेल का भी सब सेक्शन ले सकते हो। जो लड़के लोग हैं वो यहाँ पे लिख देना मेल के लिए, और जो लड़कियां होगी वो यहाँ पे लिख देना लड़कियों। मेल केस में मत लिखना लड़कियों ने, ये एज इट इज लड़कियों ने उठा के यहां लिख देना लड़कियों के इसमें, और लड़कों ने यहां लिख देना, ठीक है। मेन फोल्ड का मतलब ये होता है कि भाई सब सेक्शंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। कंटेन्स सब सेक्शंस, ये रहा यहां पे कंटेन्स सब सेक्शंस, ओके। सिंपल फोल्ड इज ऑल्सो नोन एज टू फोल्ड और डिकोटमस ओके। क्या होता है? सिंपल को ऑल्सो नोन एज टू फोल्ड बोला जाता है, या तो फिर डिकोटमस भी बोला जाता है। ये बड़ा मस्त शब्द है, पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, सो इसलिए ये याद रखना जरूरी है। मेन सिंपल डेटा को, सिंपल टाइप के क्वालिटेटिव डेटा को टू फोल्ड भी बोला जाता है, ये डिकोटमस। टू फोल्ड इसलिए क्योंकि सिर्फ 2 ही सब सेक्शंस बन रहे हैं, या एक ही सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटर है ये, एक तो मेन और ये उसका सेक्शन आ गया, बस। इसके आगे इसका कोई सब सेक्शन नहीं होता है। यहाँ पे मेन फोल्ड में सब सेक्शंस भी क्रिएट होते हैं, इनके भी सब सेक्शंस में भी क्रिएट हो सकते हैं, पर यहाँ पे सब सेक्शन क्रिएट ही नहीं हो रहे हैं। तो ये था क्वालिटेटिव। अब आ जाता है, अच्छा अब अपने कौन से देख लिया अपन ने? क्वालिटेटिव, क्रोनोलॉजिकल, जियोग्राफिकल। अब अपन आ जाते हैं अपने मेन एक्चुअली अपना क्वालिटी भी था, क्वालिटेटिव वो हो गया। अब जाओ क्वांटिटेटिव पे। बेस्ड ऑन सम मेजरेबल टर्म, जो चीज को क्वालिटेटिव का ऑपोजिट, जो चीज मेजर नहीं की जाती थी, टर्म्स ऑफ नंबर में बोले, मेजर के टर्म्स में कोई चीज देखी नहीं जाती, होता है क्वालिटी। जो चीज मेजर की जा सकती है उसको बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी और स्टैटिस्टिक हमेशा याद रखोगे तुम, स्टैटिस्टिक्स हमेशा क्वांटिटेटिव। क्यों? क्योंकि जो चीज हम मेजर करते हैं हम उसी का डेटा जनरली कलेक्ट करते हैं, ओके। सो बेस्ड ऑन सम मेजरेबल, बेस्ड ऑन सम मेजरेबल टर्म्स, इसमें थोड़ा मैं जूम करके रख लेता हूं तो आपको अच्छे से दिखे। बेस्ड ऑन सम मेजरेबल टर्म्स, एग्जांपल हाइट, वेट, जो भी आएगा, बहुत सारी चीजें उसमें आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ये थोड़ा स्पेस देके लिख लीजिएगा आप लोग ने, तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक एज, मार्क, ये भी हो गया एक अनदर टाइप का डेटा। एज, मार्क्स है ना, इनकम, मेरे कॉलोनी में इतने इतने लोगों की इनकम थी, उसके कलेक्शन ले लिया मैंने, तो वो क्वांटिटेटिव हो गया। लेकिन मेरे कॉलोनी में लेट्स से ऐसी कौन सी चीज है, संस्कारी कितने हैं और असंस्कारी कितने हैं, ये हो गया क्वालिटेटिव। एक ही कॉलोनी में 2 तरीके के तुम्हारे डेटा कलेक्शन होगा, एक तो इनकम के बेस पे, एक तो संस्कार के बेस पे,
ठीक है। सो ये जो संस्कार के बेस पे होगा वो क्वालिटेटिव, जो इनकम के बेस पे होगा वो क्वांटिटेटिव। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे क्या यूज हुआ है शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या शब्द यूज हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स, और वहां पे क्या शब्द यूज हुआ था, एट्रीब्यूट। क्वालिटेटिव में, क्वालिटी में हमेशा एट्रीब्यूट्स आएंगे, क्योंकि हमेशा जिसके भी एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट करता है क्वालिटी को, और कैरेक्टर्स जो है कैरेक्टरिस्टिक्स वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स और क्वांटिटी को, डेटा को, क्वांटिटी ऑफ डेटा जो रहता है, जो मेजर की जाती है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का भी कैरेक्टरिस्टिक्स था, एट्रीब्यूट्स नहीं थे स्टैटिस्टिक्स के। जो तुमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखा वो तुमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, और तुम जब कभी भी कोई सब्जेक्ट के कोई टॉपिक की चीज पढ़ते हो तो तुम हमेशा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे, कभी भी एट्रीब्यूट्स नहीं पढ़ोगे, क्योंकि दे आर मेजरेबल, इसलिए उसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि इसे कार्डिनल क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, कार्डिनल। कार्डिनल ये शब्द का मतलब होता है नंबर। मतलब क्या, मतलब एक सेट है अपने पास में, सेट थ्योरी में अपन पढ़ते हैं, ये एक सेट है S, इसमें 1 2 3, सो कार्डिनल ऑफ S, कार्डिनलिटी ऑफ S मतलब n ऑफ S इज इक्वल टू 3 आ गया। क्यों, ये 3 क्या बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये 3 क्या बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और क्वांटिटेटिव डेटा एक वो चीज है जो सिर्फ नंबर्स बताती है, एग्जैक्टली नंबर कितना है, मेजरेबल टर्म्स जो होती है उनका डेटा होता है। सो इसलिए हेंस कार्डिनल क्लासिफिकेशन। अब ये जो क्लासिफिकेशन है, अब क्योंकि इसमें नंबर्स और डेटा ये सब आ रहे हैं, तो इसमें क्लासिफिकेशन दो अलग अलग टाइप में होते हैं। एक तो इंडिविजुअल में होता है, एक इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन, और एक दूसरा फ्रीक्वेंसी। अब इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन यानी क्या हो गया, इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन समझो तुम्हारे कॉलोनी में गए, तुमने पहले राहुल का डेटा निकाल लिया, फिर तुमने विजय का डेटा निकाला, फिर तुमने सोनाली का डेटा निकाला, फिर तुमने तृप्ति का डेटा निकाला, फिर तुमने प्रियंका का डेटा निकाला, फिर तुमने विजय का डेटा निकाला, फिर तुमने लेट्स से अनिकेत का डेटा निकाला, लेट्स से तुमने बाद में शिवम का डेटा निकाला, लेट्स से तुमने प्रतीक का डेटा निकाला, सचिन का डेटा निकाला, हर एक का डेटा निकाला, काय का डेटा निकाला, इनकम का, और वो तुमने ऐसे रैंडम में ये लिख दिया, रैंडम में लिख दिया। सो ये हो गया रॉ डेटा, इंडिविजुअल पर्सन का रॉ डेटा कलेक्शन। लेकिन ये किसका था, लेकिन किसका कलेक्शन हो रहा है, ये इनकम का कलेक्शन हो रहा है, इसलिए क्वांटिटेटिव में है। लेकिन वही चीज अगर मैं बोलूं कि और तो तुमने पता है क्या कर दिया, यहाँ पे बीच में तुमने ना ये कलेक्शन में तुमने ला लिया यहाँ पे सौरभ के मार्क्स जो कि 10वीं में है, विशाल के मार्क्स जो कि 12वीं में है, यहाँ पे ला लिए तुमने तृप्ति के बहन भारती उसके मार्क्स, यहाँ पे तुमने ला लिए वैशाली के ग्रेजुएशन के मार्क्स। ये जो भी था ये कलेक्शन था नंबर्स का, डेटा का, पर इसमें कुछ क्या बोलते उसको, एक प्रॉपर ये नहीं था, क्या बोलते उसको, एक सीक्वेंस नहीं था, एक है ना क्लासिफिकेशन नहीं था अच्छे से, बस डेटा कलेक्ट करके रखा था इंडिविजुअल लोगों का। लेकिन उसी इंडिविजुअल डेटा को ये मैं नीचे का डिलीट कर दूं अगर, तो अब ये क्या है, ये जो कलेक्शन थे 2 रो, ये थे इनकम्स के कलेक्शन, ये थे इनकम के कलेक्शन इन सब लोगों के, और सिर्फ रॉ डेटा में कैसे भी एट रैंडम ला के रख दिया। यहाँ पे मैंने पहले लड़के आए, फिर लड़की आई, फिर लड़के आए, फिर लड़की आई, ऐसे कलेक्शन है। लेकिन कैसा है, सिर्फ इनकम का है, सिर्फ इनकम का, यानी कि क्या है, होमोजीनियस टाइप का डेटा है। होमोजीनियस यानी क्या, एक जैसा ही डेटा है, ऊपर नीचे है चलेगा अपने को, अपन वैसा नहीं देख रहे कि पहले लड़के का या फिर लड़की का, पहले लड़की का या फिर लड़के का, अपन ऐसा नहीं, अपन सिर्फ मतलब अपन सिर्फ इनकम का कलेक्शन देख रहे हैं, वो भी इंडिविजुअल पर्सन का। तो वो हो गया एरे टाइप डेटा कलेक्शन। एरे मतलब ही कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स। एरे ये शब्द का मतलब क्या होता है, एरे ये शब्द का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट। होमोजीनियस डेटा या होमोजीनियस डेटा भी बोला तो भी चलेगा, डेटा एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा। मतलब क्या कि एक जैसे डेटा होने चाहिए, उसमें दूसरे नहीं होने चाहिए, जैसे वो 12वीं के मार्क, ग्रेजुएशन के मार्क, 10वीं के मार्क। हाँ, रॉ डेटा यानी कि क्या, बस तुमने डेटा कलेक्ट कर लिया, बस वो किसका डेटा है, क्या डेटा है, उसका लेना देना नहीं है। एरे मतलब क्या हो गया, सिर्फ होमोजीनियस टाइप के डेटा, सिर्फ इनकम है तो इनकम, मार्क्स है तो मार्क्स, बस ऐसा, ये हो गया एरे। और ये हो गया। सो क्लासिफिकेशन जब होता है क्वालिटेटिव में तो अपन क्लासिफाई कर ही नहीं सकते, बस क्वालिटेटिव में ये बस इतना ही होता है, बस खत्म, इसके आगे कुछ होता नहीं। लेकिन क्वांटिटेटिव में जब आते होता है आपके पास में एक तो एक इंडिविजुअल टाइप का डेटा कलेक्शन आ जाता है। वो ऐसा आता है कि आपको वो बताता है कि आपके पास में 2 तरीके हैं, एक तो आप पूरा डेटा कलेक्ट करके बस एट रैंडम यहाँ पे जमा कर लो, ठीक है, या तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं डेटा का लो जिसकी बात अपन कर रहे हैं। यहाँ पे रॉ में क्या था, पूरा आ गया, रॉ में क्या था, पूरा आ गया।
लेकिन एरे में क्या, यहाँ पे एरे में क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ उनका ही डेटा था जिनका अपने को बात कर रहे थे अपन। इनकम का तो इनकम का, मार्क्स का तो मार्क्स का, पर रॉ ऐसे लाके रख दिया है बस। कुछ उसमें अच्छे से टेबल नहीं बनाया है, टेबल मतलब ऐसा नहीं, उसको कुछ सिस्टमेटिक ऑर्डर में नहीं रखा, असेंडिंग डिसेंडिंग, बस लाके रख दिया है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं किया। ये हो गया रॉ डेटा। एरे मतलब क्या, एक सीक्वेंस में, होमोजीनियस फॉर्म में, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अच्छे से अरेंज करना उन सिंगल डेटा को, वो हो गया एरे का कलेक्शन, क्वांटिटी का कलेक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनकम ऑफ ए 10% या इनकम ऑफ ए फर्स्ट 5%, मैंने बस लाके यहाँ पे रख दिया। वहीं अगर एरे का होता तो मैं उसको अच्छे से सिक्वेंशियली लिखता, सबसे कम इनकम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, असेंडिंग ऑर्डर या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे नीचे और सबसे हाईएस्ट इनकम, ऐसा। वो हो गया एरे। अब नेक्स्ट आता है अपना भाई फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या, अब जैसा मैं तुमको एक बात बताता हूं, तुम्हारे कॉलेज में गए, तुमने इनकम देखना चालू कर दिया लोगों की, ठीक है। सो अब तुम जब इनकम देखने की बात कर रहे थे तो तुमको पता चला कि 5 लोग ऐसे हैं, 5 लोग ऐसे, पहले 5 जिनकी इनकम 10,000 है। फिर तुमने देखा कि और 10 लोग ऐसे थे, या 5 ही लोग, और 5 लोग ऐसे थे, तुमको पता चला जिनकी इनकम थी 15,000। 3 लोग ऐसे थे जिनकी इनकम थी 12,000, और 6 लोग ऐसे थे जिनकी इनकम थी 40,000। तुमने क्या देखा कि भाई 10,000 वाले कितने लोग हैं, 5, 15,000 वाले भी 5, 40,000 वाले 6, 12,000 वाले 3, रिपीट हो रहे हैं। 10,000 वाले 5 बार रिपीट हुए, 15,000 वाले 5 बार रिपीट हुए, 40,000 वाले 6 बार रिपीट हुए। तो ये जब डेटा तुम्हारा रिपीट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंटली आ रही है वो डेटा। जब भी कोई चीज एक से ज्यादा बार रिपीट होने लग जाती है तब अपन उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, सो डेटा 2 टाइप में डिवाइड हो गया। एक तो इंडिविजुअल डेटा, मतलब सिर्फ एक ही बार रिपीट हुआ, या एक ही बार आया, या तो फिर तुमने देखा कि वही डेटा बहुत सी बार रिपीट हो रहा है, वही डेटा बहुत सी बार रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे 5 बार, यहाँ पे 6 बार। अब मैं यहाँ पे अगर लिखूं 1 लाख, तो 1 लाख वाला सिर्फ पर महीने 1 लाख कमाने वाला सिर्फ 2 ही बंदे थे, पर फिर भी रिपीट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी आ गई। वही रॉ डेटा में नहीं था ऐसा। रॉ डेटा में पर्टिकुलर लड़का लड़की ऐसे मैंने कलेक्ट करके रखा, उनके डेटा, श्रुति, सौरभ, विशाल, अनिकेत, प्रतीक, सचिन, इन सबके डेटा मैंने लिख दिए, लेकिन उनका सबका इनकम अलग अलग था, रिपीट नहीं हो रहे थे। वो हो भी रहे थे तो मैंने उनको लिखा नहीं, मैंने अलग अलग करके ही लिखा, वो हो गया रॉ डेटा। लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखता हूं, मतलब क्या भाई, पहले 5 लोग के इनकम 10,000 है, ये हो गया मेरा ऐसा लिखना। मैं तुमको उसको बताऊंगा अच्छे से, पर फिलहाल समझ लो कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है और ये क्या होता है इंडिविजुअल। जब रिपीट हो रहा है, ये ऐसा लिख देना कि पहले 5 लोग, 10 जाके 15 के 5 लोग हैं, ये हो गई फ्रीक्वेंसी, मतलब रिपीट हो रहे हैं वो लोग। इसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, देखो ये टेबल अगर मैं यहां पे निकालता हूं, रॉ डेटा है तो मैं क्या करूंगा, प्रतीक है यहाँ पे अनिकेत है समझो, उसका आ रहा है समझो लेट्स से 30,000। यहाँ पे सचिन है, उसका आ रहा है 20,000। यहाँ पे प्रतीक है, उसका आ रहा है 20,000। यहाँ पे लेट्स से पूजा है, उसका आ रहा है लेट्स से 40,000। यहाँ पे लेट्स से श्रद्धा है, उसका आ रहा है 70,000। ये क्या लिखा मैंने, यहाँ पे देखो तुम, प्रतीक और सचिन की रिपीट हो रही है इनकम। यहाँ पे आगे चल के एक और जन आ रहा है, लेट्स से वैभव आ रहा है, उसकी इनकम है 30,000। भाई रिपीट भी हो रही है तो भी मैं बस लिखे जा रहा हूँ, रिपीट भी हो रही है तो भी मैं क्या कर रहा हूँ, लिखे जा रहा हूँ। ये हो गया मेरा रॉ डेटा, बस लिख देना। लेकिन उसी हैंड पे जरा मैं अच्छे से टेबल निकाल लूँ, यहाँ पे मैं ऐसे नाम लिख लूँ, यहाँ पे ऐसे लाइन निकाल लूँ 3-4, यहाँ पे मैं अनिकेत, और यहाँ पे तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे मैं नंबर दे देता हूँ। 2 लोग जिनकी इनकम 30,000 है, 2 लोग जिनकी इनकम 20,000 है, 1 जिनकी इनकम 40,000 है, 1 जिनकी इनकम 70,000 है। देखो इसमें 2 लोग आ गए, ये पता चल जाएगा, इसमें 2 लोग आ गए, इसमें 1, इसमें 1। कितना सिस्टमैटिक लग रहा है डेटा। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आ गई यहाँ पे। और फ्रीक्वेंसी क्या है, जब एक से ज्यादा बार उसकी रिपीटेशन हो रही है तब। सो यहाँ पे आ गया तुम्हारा दूसरा डेटा, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी में भी अलग अलग मैटर है। कैसे, डिस्क्रीट, ये जो अपन बात कर रहे थे यहाँ पे, ये डिस्क्रीट का मतलब होता है कि अलग अलग, टुटक में बोलो, या इंडिविजुअल इज इक्विवेलेंट टू डिस्क्रीट, इंडिविजुअल इज इक्विवेलेंट टू डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब कि क्या, सिंगल डेटा बोलो, या तो फिर
तुमको अगर मैं ऐसा बोलता हूं, रुको पहले तुम कंटिन्यूअस और क्यूमुलेटिव समझ लो, फिर तुमको डिस्क्रीट अच्छे से समझेगा। कंटिन्यूअस यानी क्या होता है कि भाई समझो, लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम गए और तुमने देखा पहले 5, 0 से 5 तुमने देखा, या 1 to 5 तुमने 1 to 5 पहले 5 लोगों का तुमने देखा, इनकम 30,000 था। बाद में के 5 का तुमने इनकम देखा, वो था 40,000। बाद में के 5 का इनकम देखा तुमने, वो था 50,000। और बाद में के 5 का इनकम देखा तुमने, वो था 60,000। ये हो गया कंटिन्यूअस टाइप का डेटा। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे 1 से 5 और फिर 5 से 10, फिर यहां पे 10 से 15 और 15 से 20। ये जब क्लास इंटरवल आ रहा है, क्लास इंटरवल यानी क्या? जब एक इंटरवल आ रहा है, इंटरवल यानी क्या? 5 से लेके 4, 1 के बीच में, या 1 से लेके 5 के बीच में। मतलब कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5, ऐसे 5 लोग। ये 5 लोग का डेटा का कलेक्शन, ये 5 लोग के डेटा का कलेक्शन, 1 2 3 4 5, इन 5 लोगों का डेटा का कलेक्शन है मेरे पास में। तो एक इंटरवल है मेरे पास में, ठीक है। इंटरवल कितने का होगा? लेकिन इसका इंटरवल होगा इसका 4 का। 4 का इंटरवल कैसे है? क्योंकि 1 पे शुरुआत किया, 5 पे खत्म, बीच में कितने लोग आ रहे हैं इसमें? 2 3 4। अब इसमें एक फर्क होता है क्या, कि अगर मेरे को पहले और 5वें को कंसिडर ही नहीं करना है, मेरे को पहले और 5वें को कंसिडर नहीं करना है, तो मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं? एक्सक्लूसिवली 2 3 4 को। लेकिन कभी कभी कोई लोग क्या बोलते हैं कि नहीं भाई, 1 और 5 को भी तो कंसिडर कर, उनका भी तो डेटा है इसमें। ये हो गया इंक्लूसिव, वो था एक्सक्लूसिव। कोई लोग क्या करते हैं? एक्सक्लूसिव डेटा निकालते हैं। एक्सक्लूसिव डेटा यानी क्या, कि अदर देन 1 और 5 इनके डेटा बताओ। और कोई लोग बोलते हैं इंक्लूसिव, मतलब इंक्लूडिंग 1 और 5 तुम डेटा बताओ पहले 5 लोगों का। कोई लोग ऐसा बोलते हैं 1 से 4 बताओ। इसी का मतलब होता है 1 से 4 बता दो, या मतलब 1 से 4 बता दो, इसका मतलब क्या हो गया? पहले 4 लोगों का डेटा बता दो, खत्म करो बात को। फिर बाद में बोलते हैं 5 से लेके 9 का डेटा बताओ, खत्म करो बात को। या इसी को, ये हो गया मेरा इंक्लूसिव, ठीक है। और मेरे को अगर इसको ही अगर तुमको एक्सक्लूसिव के फॉर्म में लिखना है तो 0 और 5, मतलब क्या कि 0 और 5 को छोड़ दो, लेकिन बीच में के 4 ले लो, 1 2 3 4। 1 से लेके 4 लिखने है, 0 से लेके 5 लिखना, बात एक ही है। 0 और 5 को मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, लेकिन इंक्लूड करूंगा तो वो हो गया इंक्लूसिव, वो हो गया मेरा इंक्लूसिव। तो मेरे को वहां पे इंक्लूड करना पड़ेगा। सो कंटिन्यूअस मतलब क्या हो जाता है? कंटिन्यूअस मतलब वो टाइप के डेटा जिसमें इंटरवल आने लग जाते हैं। इंटरवल आने का तुमने देखा कि कुछ लिमिटेड लोग, कुछ टाइप के लोग, उनका डेटा तुम्हारे पास में है। मैं 0 से 5 लेता हूं अभी यहाँ पे, अब तुमको अच्छे से पिक्चर समझेगा, ठीक है। सो अब मैं 0 से लेके 5, मतलब 5 लोग हैं मेरे पास में जिनका डेटा 30,000 है। इसमें मैंने 0 को इंक्लूड नहीं किया, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर यहां से 5 से 10 था, मैंने 5 को छोड़ दिया, 6 7 8 9 10। फिर बाद में यहाँ पे 10 को छोड़ दिया, 11 12 13 14 15। 5 का ही डिफरेंस आएगा हमेशा, तुमको 5 का ही डिफरेंस आएगा हमेशा, ठीक है। तो ये जो होता है, ये होता है कंटिन्यूअस टाइप का डेटा। और ये आता क्यों है पता है क्या? जब तुम तुम्हारे कॉलोनी में गए और तुमने देखा कि 5 लोग की इनकम इतनी है, 10 आने वाले आगे और 5 लोग की इनकम इतनी है, या तो फिर तुम बोल सकते हो ऐसा कि भाई एज ग्रुप है ये, और एज ग्रुप के हिसाब से उनकी हाइट, एज ग्रुप से उनकी हाइट ले लो। लेट्स से इनकी अभी क्या पता है यार, जैसी भी होगी हाइट, अपने को क्या मालूम अभी हाइट कैसे है ना। तो एज ग्रुप है ये, 0 से लेके 5 साल के बच्चों की हाइट इतनी है। या वजन ले लो, ये ले लो, ये ज्यादा से ज्यादा, अरे यार जाने दो, जो भी रहेगा डेटा, ठीक है ना। ये एज ग्रुप था और उनके बेसिस पे उनका हाइट। या सबसे बेस्ट 0 से लेके 5, मेरे कॉलोनी में 3 ही बच्चे थे, 5 से लेके 10 मेरे कॉलोनी में 10 बच्चे थे, 10 से लेके 15 8 बच्चे थे, और 15 से लेके 20 मेरे पास में 12 बच्चे थे। ये क्या हो गया? ये एज ग्रुप और ये नंबर ऑफ पीपल। मतलब क्या हो गया? अब ये मेरे पास में 0 से 5 साल के बीच में के जितने भी बच्चे, वो 3 ही है पूरे मिला के, ठीक है। 5 से 10 साल के बीच में 10 बच्चे, 10 से 15 साल के बीच में 8 बच्चे, 15 से 20 के बीच में 12 बच्चे। सो ये जो टाइप का डेटा होता है, ये होता है कंटिन्यूअस डेटा। और अगर सिर्फ मैं ऐसा बोलता कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हर एक के सामने लिखता कि भाई 0 तो खैर साल नहीं होता है, मतलब जो भी है कुछ महीनों का है, तो वो कितने बच्चे? 0 है। 1 साल का 1 है, 2 साल का 2 है, 3 साल का नहीं है, 4 साल का नहीं है, 5 साल का 1 है, फिर 6 साल का 1, 7 साल का 1, यहाँ पे 8 साल का 2, ऐसे। ये हो गया मेरा रॉ डेटा। ये हो गया मेरा रॉ डेटा। सो ये जो टाइप का डेटा है वो था रॉ डेटा। लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई, तो मैंने उसको, फ्रीक्वेंसी भी आ गई तो मैंने उसको इंटरवल के फॉर्म में लिखा, यानी कि कंटिन्यूअस, एक कंटिन्यूएशन है स्टार्टिंग एंडिंग का।
और रिप्रेजेंट कर रहा हूं उनका डेटा। सो उसमें भी अभी कैसा आ गया, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, कि एंडिंग को लेना है या नहीं लेना है। और आता है क्यूमुलेटिव, यानी क्या कि समझो इसी को मैं अच्छे से लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखो क्यूमुलेटिव में और कंटिन्यूस में इतना कुछ फर्क नहीं है। मोर देन 0, यहां पे मैं लिखूंगा मोर, मेरे को इसको पहले मिटाने दो, यहां पे मैं लिखूंगा मोर देन 5, यहां पे मोर देन 10, यहां पे मोर देन 15। इसका मतलब हो गया क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव यानी क्या, 0 के आगे लेकिन 5 से पहले, क्योंकि 5 से पहले आगे यहां पे है, यहां पे 10 के पहले मोर देन 10 के आगे यहां पे, लेकिन 15 के पहले क्योंकि 15 के यहां से यहां पे है, मोर देन 10 अप टू 20 है, लेकिन अप टू 20 मैंने कंसिडर करना। सो ये हो गया क्यूमुलेटिव टाइप का। मतलब जब कभी भी डेटा ऐसे फॉर्म में आने लगा मोर देन के फॉर्म में, तब हो गया क्यूमुलेटिव। इसी को ही मैं अलग फॉर्म में भी लिख सकता हूं। ये देखो यहां पे मैं एक टेबल बना रहा हूं, ठीक है। ये टेबल फिलहाल ऐसे बना रहा हूं, लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन, यहां पे मैं एक्चुअली लिख देता हूं 20, चलो 20 लिख देता हूं मैं। इसमें क्या हो गया, मतलब 0 से लेके 4 के बीच में के सारे आ गए। इसमें क्या हो गया, 5 से लेके 9 के बीच में सारे आ गए। इसमें क्या हो गया, 10 से लेके 14 तक के सारे आ गए। और यहां पे क्या हो गया, 15 से लेके, एक्चुअली 20 नहीं आएगा, यहाँ पे 19 आएगा, इसलिए मैं लेस देन 21 लिख रहा था यहाँ पे, तो लेस देन 21 लिख देता हूं मैं, तो बेटर रहेगा मेरे लिए। तो यहाँ पे मैं 20 लिख देता हूं, पर एक्चुअली 19 ही ठीक है अपने लिए, अपना एग्जाम्पल वैसा बनाए तो वो क्लास इंटरवल मैटर गलत हो जाएगा। 4 4 4 4 4 के गैप से आ रहा है, मतलब क्या, पहले 4 लोग, फिर 4 लोग, फिर 4 लोग। सो ये मोर देन क्या लिखना और ये कंटिन्यूअस के फॉर्म में क्या लिखना, बात एक ही है, बस रिप्रेजेंटेशन अलग है। सो ऐसे टाइप के डेटा को बोला जाता है क्यूमुलेटिव टाइप डेटा, क्यूमुलेटिव। और ये टाइप के डेटा को भी बोला जाता है, इसको मोर देन क्यूमुलेटिव, ये लेस देन क्यूमुलेटिव। ये कंटिन्यूअस टाइप में कन्वर्ट कर दिया मैंने क्यूमुलेटिव को, मैंने क्यूमुलेटिव को कंटिन्यूअस के फॉर्म में कन्वर्ट किया, 0 to 4, 5 to 9। कैसे किया, लेस देन 5 बोला तो 5 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, 4 को इंक्लूड कर रहा हूं मैं। ये हो गया कंटिन्यूअस टाइप का डेटा। लेकिन ये कैसा हो गया, क्यूमुलेटिव टाइप का डेटा, क्यूमुलेटिव टाइप का डेटा। ये हैंडराइटिंग थोड़ी मेरी खराब आ रही है यहाँ पे, उसके लिए सॉरी, बट ठीक है, तुमको समझ में आना चाहिए मतलब क्या है इन सब चीजों का। क्योंकि आगे मीन मीडियन मोड ये जब अपन चैप्टर पढ़ते वहां पे सब तुमको बार बार क्लियर होते जाता है, क्योंकि तुम बार बार वही चीज पढ़ते हो। डिस्क्रीट टाइप की सीरीज, कंटिन्यूअस टाइप की सीरीज, और उसमें कंटिन्यूअस की इसमें ये आ जाती है बेसिकली, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस। ये 3 सीरीज आती है तुम्हारी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस। ये 3 सीरीज है जिसका बारे में अब तुम आगे पूरी चर्चा करते जाओगे। तो तुमको पता चल गया इंडिविजुअल क्या है, तुमको पता चल गया कंटिन्यूअस क्या है, तुमको पता चल गया क्यूमुलेटिव क्या है। क्यूमुलेटिव को तुम कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर सकते हो, इसलिए उसके लिए कोई अलग से सीरीज बनाई नहीं गई है, कंटिन्यूअस पे खत्म कर दिया गया। जब कभी भी क्यूमुलेटिव आएगा तो क्यूमुलेटिव को आपको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना ही पड़ता है, और कैसे करते हो आपको पता भी, और मैं आगे बताऊंगा भी जब काम गिरेगा, तब तक आपको प्रैक्टिस बहुत सारी हो जाएगी, तो उसमें चिंता नहीं है। थ्योरेटिकल है तो थ्योरेटिकली अपन उसको समझ लेते हैं, दिखता कैसे वो बता दिया। एनीवेज, डिस्क्रीट मतलब क्या होता है कि भाई कंटिन्यूअस सीरीज है लेकिन ब्रेक हो रही है, वो 0 to 4, 4 to 9, 4 to 9, 5 to 9, 10 to 14। ये देखो यहां पे 15 आएगा, 15 to लेट्स से 19। यहां पे ये जो है ये तुम्हारा डिस्क्रीट टाइप हो गया, ब्रेक हो रहा है एक नंबर के बाद में। और कंटिन्यूअस क्या होता है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। जहां पे खत्म हुआ वहीं से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, एक क्लास इंटरवल। और हमेशा याद रखोगे 0 to 5 बोला है तो इसका मतलब ये हो गया एक तुम्हारा क्लास इंटरवल। क्या हो गया, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल इसलिए क्योंकि ये किसी न किसी के क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे एज, इनकम, नंबर ऑफ पीपल, किसको भी रिप्रेजेंट करेगा। ये अपन कॉलोनी की बात कर रहे थे तो पता चला 0 से लेके 5, पहले 5 लोगों के पास में इतने पैसे थे, बाद में के 5 के पास में इतने पैसे थे। तो ये जो होता है ये क्लास होता है। क्लास यानी क्या, एक कोई चीज जो जिसके ऊपर डिफाइन कर रहा है ये इंटरवल। इंटरवल यानी क्या, एक गैप जिसके लिए अपन देख रहे हैं, पहले 5 लोगों के लिए, पहले 20 लोगों के लिए, पहले 30 लोगों के लिए। तो जब कभी मैं 0 to लिखूं, 0 to 5, इसका मतलब ये क्लास इंटरवल है।
क्लास इंटरवल, वो क्लास किसका है वो अपन यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जैसे अपन ने यहाँ पे एज ग्रुप मेंशन किया था थोड़ी देर पहले, उसके पहले मैं कॉलोनी के लोग बोल रहा था, सो वो डिफाइन कर सकता है क्लास किसका है। पर मेन क्या है वो इंटरवल है, मेन क्या है वो इंटरवल। सो अब जब कभी मैं बोलूँ क्लास इंटरवल तो वो हमेशा कौन से इसमें फॉल करेगा, कंटिन्यूअस में फॉल करेगा। क्लास इंटरवल हमेशा कंटिन्यूअस में फॉर्म होता है। और क्लास इंटरवल में दो चीज हमेशा याद रखोगे, ये जो होता है इससे बोला जाता है अपर क्लास इंटरवल, बोले अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, और इससे बोला जाता है लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट। और तुम्हारी क्लास इंटरवल कितने की है ये कैसे पता चलेगा, तुम्हारी क्लास इंटरवल कितनी है कैसे पता चलेगा, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर। और वो देखो यहाँ पे तुम 5 माइनस 0, तुम्हारा आंसर आएगा 5, तुम्हारा इंटरवल 5 का है, ऐसा कंसिडर किया जाएगा। और वो कैसे होता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसा, तो 0 1 2 3 4, 5 को फिर इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 5 नेक्स्ट इसमें आ रहा है और 10 हो रहा है। तो फिर अब तुम्हारा क्लास इंटरवल कितना होगा, अब तुम्हारा क्लास इंटरवल कितना होगा, 10 माइनस 5 वापस 5 ही होगा। और ये होना ही चाहिए, कंटिन्यूस सीरीज वही होती है जिसका तुम्हारा क्लास इंटरवल हमेशा सेम हो। सेम नहीं होगा तो वो डिस्क्रीट टाइप की होगी, आपको उसको सेम करना पड़ेगा, आपको उसको सेम करना पड़ेगा। ओके, वो सेम कैसे करते हैं वो सब तो बाद में की बात है, वो सब अपन बाद में सीखेंगे, ठीक है। सो डिस्क्रीट सीरीज ये टाइप की सीरीज होती है। और क्लास इंटरवल क्या होता है तुमको पता चल गया, अपर लिमिट क्या होती है, लोअर लिमिट क्या होती है क्लास इंटरवल की, क्लास इंटरवल निकालते कैसे है, ठीक है। सो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो तुम्हारा यहाँ पे ये खत्म होता है। डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन, डेटा कितने में क्लासिफाइड है, डेटा 3 टाइप में क्लासिफाइड है। पहला कौन सा है, क्वालिटेटिव, दूसरा कौन सा है, क्वांटिटेटिव, ठीक है, तीसरा कौन सा है, क्रोनोलॉजिकल, चौथा कौन सा है, जियोग्राफिकल। क्वालिटेटिव क्या, जो चीज मेजर नहीं की जाती वो टाइप के डेटा को बोला जाता है क्वालिटेटिव, जैसे कि ऑनेस्टी, ब्यूटी, संस्कार वगैरह। क्वांटिटेटिव मतलब जो चीज को मेजर की जाती है उनकी हाइट, एज, मार्क्स वगैरह। क्वांटिटेटिव डिवाइड होते हैं फर्दर 2 टाइप में, इंडिविजुअल, फ्रीक्वेंसी। इंडिविजुअल 2 डिवाइड होता है, रॉ, एरे। फ्रीक्वेंसी 3 इसमें डिवाइड होती है, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, क्यूमुलेटिव। डिस्क्रीट इंडिविजुअल के जैसा ही होता है लगभग। कंटिन्यूअस में 2 होते हैं टाइप, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव। क्यूमुलेटिव में 2 होते हैं, मोर देन, लेस देन, मोर देन, लेस देन। और जब कंटिन्यूअस सीरीज आ जाती है तब अपने पास में क्या आ जाता है, क्लास इंटरवल आ जाता है। क्या आ जाता है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है, एक ऐसा गैप जो अपने को रिक्वायर होता है, ठीक है। और वो क्या डिनोट करता है, किसी ना किसी क्लास को डिनोट करता है वो इंटरवल, जैसे कि एज, मार्क्स, या फिर अपन बोलेंगे कि भाई किसी की इनकम, मतलब नंबर ऑफ पीपल्स है, या नंबर ऑफ सिटीज है, या नंबर ऑफ कंट्रीज है, वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, नेक्स्ट है अपना मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और यहाँ पे अपन आज के सेशन को स्टॉप करेंगे, बहुत ज्यादा हो गया ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है डायग्रामेटिक, जो अपन बाद में देखेंगे। एनीवेज, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब ये जो डेटा अपन ने ऊपर सीखा उसको प्रेजेंट क्या कैसे जाता है, 3 टाइप है प्रेजेंट करने के। एक तो टेक्सचुअल, दूसरा टेब्यूलर, तीसरा डायग्रामेटिक। और ये जो डायग्रामेटिक है ये अपना तीसरा पार्ट है, ठीक है। अपना आज चैप्टर आधा खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। ये सोच लो तुम, क्योंकि पता है क्या तुमने बेसिक सीख लिया, वी आर डन विद बेसिक, वी आर डन विद बेसिक। डेटा का ये तुम्हारा पार्ट चल रहा है, तुमने टाइप्स ऑफ डेटा कर लिया, मेथड ऑफ डेटा कर लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कर लिया, बेसिक, कैरेक्टरिस्टिक, लिमिटेशन हो गया। अब चल रहा है तुम्हारा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और लास्टली है तुम्हारा ग्राफिकल। तो ग्राफिकल तो बाद में आएगा, ठीक, क्योंकि वो बड़ा है तो इसके लिए उसको अलग से रखा है। हालांकि 3 नहीं, 2 ही टाइप में, 2 ही इसमें चैप्टर बनता है, इंट्रोडक्शन, डेटा। लेकिन ये प्रेजेंटेशन में डायग्रामेटिक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो काफी बड़ा है, सो इसलिए उसको अलग से ही अपन ने पार्ट में दे दिया है। एनीवेज, तो अपन आ जाते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पे, और वहां पे अपन अपने सेशन को कंक्लूड करेंगे आज के। चलो, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो देखो अब इसको, अच्छा तुमको इसको लिखना है तो एक काम करो, पहले ये ऐसा बना लो, और जब क्वालिटेटिव लिखोगे, क्वालिटेटिव लिखना चालू, पहले ये बना लो इतना, ये 4 लाइन ऐसे बना लो, क्वालिटेटिव, क्रोनोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल, क्वांटिटेटिव। ओके, आई होप तुमने बना लिया होगा पॉज वेज करके बाकायदा। अब क्वालिटेटिव लिखना चालू कर दो। मैं क्वालिटेटिव पे थोड़ा जूम कर देता हूँ, जूम एक्चुअली नहीं, थोड़ा मैं जूम आउट भी कर देता हूँ, तो क्योंकि तुम्हारा क्वालिटेटिव जो है वो पूरा तुम्हारा इतना तुम्हारा क्वालिटेटिव आना चाहिए बाकायदा, ये यहाँ तक है ना, क्वालिटेटिव पूरा है। सो
पॉज करके लिख लो अच्छे से, नॉट बेस्ड ऑन मेजरेबल टर्म्स, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सम एट्रीब्यूट्स एंड ऑल, ठीक है, ये आ जाता है तुम्हारा यहाँ पे, ओके। इसी के नीचे ये एक और पॉइंट है। अब आ जाओ ऊपर, पॉज कर करके कर लो थोड़ा, क्लासिफाइड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ ऑकरेंस, दैट इज ईयरली, मंथली एक्सेट्रा, ऑल्सो नोन एज टेम्पररी डेटा और टेम्पोरल, ठीक है। फिर जाओ जियोग्राफिकल पे, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा बेस्ड ऑन, ये तो काफ़ी अच्छे से लिखा है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं। और फिर आ जाओ क्वांटिटेटिव पे। क्वांटिटेटिव पे मैं थोड़ा इतना जूम आउट कर लेता हूँ। बेस्ड ऑन सम मेजरेबल टर्म, हाइट, वेट, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल्सो नोन एज कार्डिनल क्लासिफिकेशन। फिर उसके नीचे तुम्हारा टेबल आ जाएगा, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्लास इंटरवल इसका डेफिनेशन में आगे तुमको दूंगा ही, तो ये इतना ही लिखो फिलहाल, क्लास इंटरवल सब आगे डेफिनेशन में आ जाएगा, ये लिख लेना। लेकिन एरे क्या होता है वहीं लिख लो तो तुमको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। चलो अब आ जाओ मोड ऑफ प्रेजेंटेशन। अब मोड ऑफ प्रेजेंटेशन में ये 3 है, जिसमें डायग्रामेटिक तो अपन नेक्स्ट इसमें कंक्लूड करेंगे क्योंकि वो अलग से अपना एक टॉपिक है, तीसरा, ठीक है। अब आ जाओ, ओके। टेक्सचुअल क्या होता है भाई, कोई चीज को वर्बली लिखना और रिप्रेजेंट करना इज टेक्सचुअल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मतलब क्या, मैं पैराग्राफ के पैराग्राफ बना के लिख के दे रहा हूं, वो हो गया हमारा टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा इज प्रेजेंटेड, ये आ जाओ यहाँ पे, डेटा इज प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ, डेटा इज प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ पैराग्राफ और नंबर ऑफ पैराग्राफ्स, ये होता है। और ये बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता है क्योंकि इट इज वेरी लेंथी, टाइम कंज्यूमिंग और बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। पर इट इज वन ऑफ द वे ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा, ओके। अब आ जाओ टेबुलर पे। प्रोसेस ऑफ कंडेंसिंग डेटा इन अ टेबल, किसी टेबल में डेटा को डालना, उस प्रोसेस को बोला जाता है टेबुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। फर्निशेस, अब टेबल का काम क्या होता है एक्चुअली पता है क्या, फर्निश मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन मिनिमम पॉसिबल स्पेस विदाउट सैक्रिफाइसिंग क्वालिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, क्या खास है नहीं, मतलब कलर देखो तुम, ग्रीन कर दो तो ये डायरेक्ट कुछ अलग ही कलर हो गया, ठीक है। एनीवेज, तो एक्चुअली टेबल का काम ही वो होता है ना, मतलब आप कभी भी टेबल निकालो तो आपका काम कितना आसान हो जाता है, सारा डेटा भी स्टोर हो जाता है, डेटा का क्वालिटी भी नहीं जाता और अच्छा भी दिखता है एकदम, है ना। अब टेबल की कुछ चीजें पढ़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो देखो, टेबल कुछ बनता इस तरीके से है, टेबल बनता इस तरीके से है, ये जो ब्लैक में ड्रॉ किया हुआ है पूरा, ये होता है टेबल का बॉडी, ब्लैक पेन से, ठीक है। ये होती है टेबल की बॉडी, ओके। अब ये जो है सबसे पहले ऊपर आता है, यहां पे लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे टेबल नंबर, सेंटर पे आएगा टॉप में टाइटल, किस चीज का टेबल है ये, यहां पे आएगा यूनिट, जिसके लिए मैंने एग्जांपल लिख रखा है करोड़ का, ठीक है, एग्जांपल लिखा है करोड़ का, ठीक है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है जनरली, कोई लोग अगर टेबल लीटर्स का बना रहे तो लीटर, पानी का लिक्विड के फॉर्म में है, फ्लूइड फॉर्म में, तो वो यहाँ पे ये लिखेंगे, लीटर लिखेंगे। कोई अगर वेट का बना रहा है तो केजी लिखेगा, कोई रुपीस का बना रहा है तो करोड़ या थाउजेंड्स या लाख भी लिख सकता है, हंड्रेड्स भी लिख सकता है, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन द पर्सन जो टेबल फॉर्म कर रहा है, ओके। सो यहाँ पे आ जाता है राइट मोस्ट कॉर्नर पे यूनिट, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे टेबल नंबर, बीच में टाइटल, टाइटल के ठीक नीचे हेड नोट आता है कि भाई को एक नोट बस कि ये टेबल किसके लिए है या कुछ एक एक्सप्लेनेशन देना है तो टाइटल के ठीक नीचे आता है, वो सेंटर में टेबल के। फिर टेबल फॉर्म होता है रोज और कॉलम्स से, ये हमेशा याद रखोगे, ठीक है। रोज और कॉलम पता ही है, याद क्या रखना है तुमको, कॉमन सेंस है। तो अब रोज और कॉलम्स में टेबल जब फॉर्म करते हो, अब तो आपको होता है मिलता है, अब जब रोज और कॉलम्स में कोई चीज को डाल रहे हो तो आपको एक कॉलम की हेडिंग मिलेगी और एक रो की हेडिंग मिलेगी, कॉलम की हेडिंग और रो की हेडिंग। जो कॉलम की हेडिंग होती है वो ये रही तुम्हारी, और जो रो की हेडिंग होती है वो रही तुम्हारी ये, ठीक है। एक मैं एग्जांपल बता दूं तो यहां पे आएगा नेम, यहां पे आएगा मार्क्स, यहां पे आएगा ग्रेड, ये हो गया तुम्हारा कॉलम का। ये क्या है, टाइटल क्या है, ये टेबल किसका है, डिटेल्स या तुम बोलो स्कोर कार्ड, ठीक है। टेबल नंबर 1 है मेरा, और यहां पे मेरा यूनिट कुछ भी नहीं है फिलहाल क्योंकि मैं वैसे लिख रहा हूं। अब यहां पे लिख देता हूं मैं लेट्स से पूजा, लेट्स से विनायक, और लेट्स से लिख देता हूं मैं विनोद, ठीक है। पूजा के मार्क्स थे 100 में से 88, उसको ग्रेड मिला लेट्स से B+,
A90 ए मिल जाता है, चलो ए दे देते ए, ठीक है। वैसे ही विनायक का और विनोद का तुम अभी कंसिडर कर लो, लड़के हैं तो कितना रहेगा, ठीक है। अब मेरे को बोलने का क्या है कि ये जो है ये हो गया तुम्हारा रो का कॉलम का हेडिंग, देखो ये नेम, ये कॉलम का हेडिंग, मार्क्स, ग्रेड, ये हो गए तुम्हारे कॉलम के हेडिंग। और यहां पे जो है ये तुम्हारे हो गए रो के हेडिंग, ये हो गए तुम्हारे रो के हेडिंग। सो यही वो चीज है जो लेफ्ट मोस्ट साइड में होता है, इससे बोला जाता है रो के हेडिंग, और रो का हेडिंग और कॉलम का हेडिंग। अब रो के हेडिंग और कॉलम के हेडिंग को स्पेसिफिक नाम दे रखा है, एक स्पेसिफिक नाम होता है, और वो नाम क्या है तो वो अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले आ जाते हैं यहाँ पे, अब टेबल खत्म होने को आ रहा है, तो टेबल के नीचे रहता है एक फुटनोट, और फुटनोट के नीचे रहता है सोर्स, की कहाँ से ये टेबल बनाया है तुमने, तो तुमको लिखना है तो लिखो, या फुटनोट कुछ तुमको नोट एंड में लिखनी है तो वो लिखो। सो ये है पूरा तुम्हारा टेबल, टेबल बॉडी, टेबल नंबर, टाइटल, यूनिट, कॉलम हेडिंग, रो हेडिंग। अब कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग बोला क्या जाता है, देखो कॉलम हेडिंग होता है कैप्शन, जिसको वर्टिकल हेडिंग भी बोला जाता है, वर्टिकल हेडिंग भी बोला जाता है। और रो हेडिंग जो होता है लेफ्ट साइड ऑफ टेबल, उसको बोला जाता है स्टब्स। क्या बोला जाता है, स्टब्स, STUBS, स्टब्स। और कॉलम हेडिंग को क्या बोला जाता है, कैप्शन। क्या बोला जाता है, कैप्शन। ये तुमको याद रखना है क्योंकि इसके ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इसलिए इस पे इतना मैंने स्ट्रेस दिया। और बाकी तो टेबल के कंटेंट तुमको पता ही है, टेबल नंबर, टाइटल, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, हेड नोट, बॉडी, सोर्स, फुट नोट। एक्चुअली बॉडी सबसे ऊपर आना चाहिए, बॉडी फिर बाद में सब चालू होता है, पहले बॉडी आएगा टेबल का, या टेबल नंबर, टाइटल, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, हेड नोट, फिर बॉडी, फिर बाद में यहाँ पे बॉडी। एक्चुअली बॉडी नंबर 4 होना चाहिए था मेरा, पर ठीक है, खैर कोई बात नहीं, कैसा भी लिखो। तुमको कंटेंट याद होने चाहिए, टेबल में क्या कंटेंट है, टेबल के पूरे 9-10 कंटेंट होते। कोई लोग यहाँ पे 10वां डेट भी ले लेते हैं, ठीक है, तो वो तुम याद रख लेना। कोई लोग 10 रखते कंटेंट, कोई लोग 9 रखते, डेट नहीं लिखते, पर कोई लोग डेट भी लिखते, सो तुम वो भी कंसिडर कर सकते हो। जानने की क्या मतलब, यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट की वहीं पे डेट भी लिख लेते कोई, या तो टेबल नंबर के वहीं पे, या हेड नोट के वहाँ पे डेट लिख लेते कोई, तो जैसा भी होता है, जिसके ऊपर, लोग के ऊपर रहता है अपना थोड़ा। बट ये कंटेंट तो पहले 9 तो फिक्स है, 10वां डिपेंड करता है। अब तुम्हारे मॉड्यूल में देख लेना, अगर डेट दिया रहेगा तो तुमको याद रखना है, डेट नहीं दिया रहेगा तो भी याद नहीं रखा तो भी चलेगा, बट डेट आता है नहीं भी आता है, ठीक है। सो ये कॉमन सेंस वाली बात है वो, तो ठीक है। तो अब तुम टेबल के लिए भी जैसे मैंने निकाला है वैसे ही निकालोगे तुम भी। सो मैं अब तुम्हारे लिए ये थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं ताकि तुम इतना पहले बना लो, ये 3 चीज बना लिए, पॉज करके, शाबाश। अब टेक्सचुअल पे आ जाओ, जूम कर लिया, टेक्सचुअल लिख लो। चलो अब टेबुलर पे आ जाओ, मैं धीरे धीरे नीचे लूंगा, पहले ये 2 पॉइंट लिख लो, शाबाश। अब आ जाओ, अब इतना टेबल बना लो, और बाकायदा ये कलर, कोई कलर लो, हाईलाइट करो या पेन से कर दो डैश बना के, और उसी कलर के डैश के आगे लिखोगे जैसे मैंने लिखा है। चलो ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ऐसे ही फॉलो करो, क्योंकि ये याद रखने में बहुत अच्छी जाती है, क्योंकि हाईलाइटेड कोई चीज रहती है तो ध्यान सबसे पहले जाता है उधर, ठीक है, और दैट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ओके, सो अब यहाँ पे अपना 2 पार्ट खत्म होता है। अब बचता है सिर्फ अपना ग्राफिकल अप्रोच, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डायग्रामेटिक बोलो या ग्राफिकल बोलो, वो अपन नेक्स्ट सेशन में कंक्लूड करके ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा, जो कि है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। अगेन मैंने तुमको पहले ही बोला था कि तुमको मॉड्यूल पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये ऐसी ही स्पीड से चलने वाला है चैप्टर। ऑल्दो मैंने यहाँ पे बहुत सारी डिटेल में फिर भी बात की है, काफी टाइम से चल रहा है अपना ये सेशन फिर भी। ओके, सो एनीवेज दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस, थैंक यू।